हेलो। हेलो अंकित। हाँ जी। वो मोक्ष में मुझे बस खाली ये थोड़ा जानना था। वो थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि उसमें जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक कि हम हमारी सारी इच्छाएं जो है वो मतलब कोई भी इच्छा बाकी नहीं रहती। तो उसमें हम क्या करते हैं, मतलब हम सारी इच्छाओं को मार देते हैं या फिर क्योंकि अगर हम इच्छाओं को मारेंगे नहीं तो वैसे भी हमारी इच्छा तो कभी खत्म होने वाली है नहीं, मरते दम तक नहीं होगी। अभी मेरे दादाजी को ही ले लो या फिर उनके भी भाई को ले लो या फिर बड़े दादाजी को भी ले लो। आप हमारी जो भी जनरेशन होगी, हमारी जनरेशन की एक भी इंसान की इच्छा तो खत्म होगी नहीं, अनंत होती है वो। तो मोक्ष फिर हम कैसे अचीव करें, क्योंकि अगर इच्छा को मार नहीं सकते तो फिर मोक्ष का कॉन्सेप्ट ये है कि जब तुम्हारी इच्छाएं कुछ बाकी ही नहीं रहती तब तुम्हें मोक्ष की जब तुम्हें मोक्ष का एहसास होता है। तो मोक्ष फिर कैसे हो अगर इच्छाएं ऐसी अनंत है तो इच्छा को मार भी नहीं सकते। जरूरतें अलग होती हैं और इच्छाएं अलग होती हैं। जरूरतें जैसे कि खाना पानी रहने के लिए जगह, कपड़े, ये सब जरूरतें हैं इंसान की। लेकिन इच्छाएं क्या हैं? इच्छाएं वो हैं जैसे कि हम डिमांड करते हैं कि मुझे वो चाहिए, वो गाड़ी चाहिए, इसके बाद एक और गाड़ी चाहिए, एक नए मॉडल का मोबाइल चाहिए। ये इच्छाएं हैं। लेकिन जरूरतें क्या हैं इंसान की? बस उसको जिंदा रहने के लिए खाना पानी चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, उसके बाद कपड़े चाहिए। ये जरूरतें हैं। इसीलिए हमें ये समझना होगा कि जरूरतें और इच्छाओं में क्या डिफरेंस है एक्चुअली। जब आप ये समझोगे तो इच्छाएं ऑब्वियसली धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। नीड और डिजायर बोलते हैं हम इसे। इच्छाएं तो अनगिनत और अनंत हैं, ऐसा हम सदियों से सुनते आए हैं। और एक चीज थी, जब भी आपने जो वो निर्वाण का कहा, बुद्ध को जब भी निर्वाण हुआ था तभी बुद्ध ने कहा था कि ओ क्रेविंग, नाउ आई सी यू। मतलब मैंने आपके वास्तव के रूप को अभी जाना, अभी एहसास किया। उसका आप अर्थ मुझे थोड़ा वो फिर थोड़ा से समझा नहीं। दोहराइए। नहीं नहीं, अभी आपने जो बोला उसको थोड़ा फिर से दोहराइए। बुद्ध ने बुद्ध को जब भी निर्वाण हुई थी, जब उन्होंने 7 दिन का वो तप किया था निर्वाण से पहले, तब जब भी उनको निर्वाण प्राप्ति हुई थी तब बुद्ध ने कहा था कि ओ क्रेविंग, नाउ आई सी यू। मतलब अभी मैंने आपके वास्तव रूप को देखा, अभी मैंने आपके वास्तव रूप का एहसास किया। इसका अर्थ क्या हुआ, मतलब उन्होंने तभी कहा कि अभी आप मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते बिकॉज आई हैव सीन यू। मतलब मैंने क्रेविंग को देखा, मैंने उसका एहसास किया। ये बहुत डीप बात बोल दी आपने। ऑब्वियसली उन्होंने कहा है, एक्चुअली मुझे लगता है ये उन्होंने वो जो माया का स्वामी, बुद्धिज्म में एक राक्षस है जिसे माया का स्वामी मारा बोलते हैं उसको। शायद ऐसा हो सकता है कि उन्होंने मारा को देख लिया हो। फिजिकल फॉर्म में नहीं, मतलब जो रियली उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया होगा, उसको उसको देख लिया होगा कि वो उसकी प्रकृति क्या है, उसका मतलब कैसी चाल चलता है वो एक इंसान को काबू में करने के लिए। शायद इसीलिए उन्होंने ऐसा बोला कि मैं अब तुमको देख सकता हूँ। जब बुद्ध एनलाइटमेंट पाने वाले थे ना, जो आखिरी रात थी उनकी, मतलब सिद्धार्थ गौतम की जो आखिरी रात थी। बुद्ध तो वो बाद में बने, लेकिन जो आखिरी रात थी उसमें माया आता, मतलब वो माया का स्वामी मारा आता है और उनको इतना छलने का प्रयास करता है, मतलब फिजिकल फॉर्म में नहीं लेकिन उनके अंदर। शिव ने भी जब कामदेव को भस्म किया, कामदेव बाहर नहीं थे। जो तीसरी आंख खोलकर शिव ने भस्म कर दिया कामदेव को। ये सब माइथोलॉजिकल है। जब आप डीपली इसका मतलब अलग समझोगे तो काम एक्चुअली हमारे शरीर के बाहर नहीं रहता ना। डिजायर कहाँ रहता है? अंदर रहता है ऑब्वियसली। तो तीसरी आंख भी मतलब बाहर नहीं खुलेगी, अंदर ही खुलेगी। उसी उसी तरह काम काम का भी नष्ट शिव ने अंदर किया था। और जो माया का स्वामी जो मारा था, बुद्ध ने उसको अपने अंदर ही नष्ट किया था। शिव और बुद्ध, मुझे ये दोनों बहुत सिमिलर लगते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो तुरीय अवस्था में रहते हैं ना, जो शिव भी रहते हैं तुरीय अवस्था में, और हमारे बुद्ध भी, कितना सिमिलर है। लेकिन लोग अलग बना देते हैं, सभी कॉन्सेप्ट को अलग बनाते हैं, सत्य को अलग बना के रख दिए हैं ये लोग।
ये सच बात है। ऐसे धीरे धीरे हम सीखेंगे और बहुत डीप में जाएंगे। कितने लोक कथाएं हैं, कितने मेटाफोर्स हैं, कितने ऐसे श्लोक मंत्र हैं, कितने उपनिषद हैं, वेद हैं। मैं पुराण तो नहीं पढ़ता, पुराण मुझे एक बार ट्राई किया था, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। हाँ, शिव पुराण में पढ़ सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो कुछ पुराण पाखंडी ब्राह्मणों ने लिखा है, जो इतिहास को बदलने का भी प्रयास किए थे, मैं जानता हूँ। मतलब डिकोड किया था मैंने एक बार। उसको हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे। आपने जो कहा कि ये जो मारा है, जो माया के राजा है, वो माया भी हमारे मन को जकड़ के रखती है, तो फिर हम ये जाने कैसे कि मन क्या है, मन कैसे, मन के खेल को कैसे देखे। और वो जो क्रेविंग का जो मैंने आपको बताया था कि नाउ आई सी यू करके, मतलब लॉजिकली समझा, पर वो उसका एहसास ही नहीं हो पा रहा है। मतलब ट्रूथ लॉजिकली समझता है, इट्स लाइक एक एक लेवल तक ओके, पर उसके आगे जा ही नहीं पा रहा है। एक इट्स लाइक स्पिरिचुअल, या फिर उसका एहसास हो नहीं पा रहा है, रियलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। हाँ, एहसास को हम इंटेलेक्चुअली नहीं समझ सकते ना। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जो एहसासों को इंटेलेक्चुअली भी समझ जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको मेडिटेशन करना पड़ता है। कई लोगों को साइलेंट रहना पड़ता है। सबका नेचर, सबका बिहेवियर, सबका फीलिंग्स, इमोशन सबका अलग अलग होता है। लाइक मुझे मेडिटेशन में कौन सा टेक्निक है, मुझे थोड़ी ना, मैं अगर कोई दूसरा मुझे आकर बताएगा कि तुम ये मेडिटेशन करो तो अच्छा होगा, वो बोल देने से थोड़ी ना हो जाएगा। मेरा नेचर, मेरा आत्मा कौन से मेडिटेशन टेक्निक को स्वीकार करता है, वो मैं खुद जानता हूँ। कोई दूसरा आएगा कि ये कर वो कर बोलेगा तो ऑब्वियसली मैं भटक जाऊंगा और किसी दूसरे रास्ते पे चला जाऊंगा। उसी तरह आप अगर जो एहसास बोले ना अभी, उसको अगर समझना चाहते हो तो इंटेलेक्चुअली आप नहीं समझ सकते। कोई और मेथड होगा जो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। हाँ जी, मतलब मुझे वही जानना कि वो प्रकृति के सच का एहसास कैसे करें। मतलब सत्य तो शायद से सामने है, पर मैं उसका शायद से एहसास नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा ऐसा हो रहा है, मतलब लॉजिकली पता है, पर मुझे वो ट्रुथ का एहसास नहीं हो पा रहा है, लाइक। Like, आप जानते हो कि सत्य क्या है, लेकिन आप उसको एहसास नहीं कर पा रहे हो, इन सिंपली हम ये बोले तो। हाँ जी। डेडिकेशन, प्रैक्टिस, उसके बाद ऑब्जर्वेशन, अपने माइंड का जो हलचल मच रहा है उसको ऑब्जर्व करना कि उसका नेचर क्या। मैंने भी मेडिटेशन थोड़ी ना, मैं पहले पहले मेडिटेशन भी नहीं करता था। लाइक मैं अपने माइंड को ही ऑब्जर्व करता था। मेरे माइंड के अंदर ही खोया रहता था कि ये कैसे, इसको कौन सी चीजें अच्छी लग रही है, कौन कैसे रिएक्ट कर रहा है, कब मेरे अंदर वो वासना जन्म लेती है। उसको अच्छे से कोई महीनों सालों लग जाते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद ही आप समझ सकते हो कि क्या करना है मुझे उसके बाद कई साल, इसीलिए कुछ लोगों को साल भी बीत जाते हैं कि सत्य को एहसास करने के लिए, द अल्टीमेट ट्रुथ को फील करने के लिए टोटली। मुझे बस ये आपको अष्टवक्र गीता ने, गीता में उन्होंने राजा से कहा था, पता है एक चीज, कि आप जब भी एक चीज के साक्षी बनते हो, तभी आपको वो मतलब परम सत्य का एहसास होगा। मतलब हम खुद के ही साक्षी कैसे बने, मतलब हम, हमारा तो खेल हमारा मन रच रहा है, और हम वैसे ही खेले जा रहे हैं जैसे हम, जैसे हमारा मन बोल रहा है। तो हम डिफरेंशिएट खुद को कैसे करें कि, और रिएक्ट कैसे ना करें। मतलब वो बोलते हैं कि आप रिएक्ट मत करो, जज मत करो, आप बस खाली देखे जाओ, आप चुपचाप देखे जाओ, आप रिएक्ट मत करो। आप, मतलब हम खुद के ही साक्षी कैसे बने, वो डिफिकल्ट जा रहा है। मतलब हाउ डू आई ऑब्जर्व माई एंड नॉट रिएक्ट एट द सेम टाइम। मतलब आप कह रहे हो कि मैं खुद को कैसे ऑब्जर्व करूं। हाँ जी, मतलब हाउ डू आई ऑब्जर्व और एंड नॉट रिएक्ट एट द सेम टाइम, मैं रिएक्ट भी ना करूँ और मैं जज भी ना करूँ। जो भी आ रहा है आने दूँ, जो भी जा रहा है जाने दूँ, पर मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, मुझे बस खाली एक हाँ साक्षी हाँ, बनना है। इसका सिंपल सा जवाब है कि एकांत में बैठना ही सबसे सरल जवाब है इसका। मैं जो आप बोले ना, ये एक्सपीरियंस मैं कर चुका हूँ कि जब मैं एकांत में बैठता हूँ, घर में नहीं, घर में तो मैं नहीं बैठता एकांत में। लाइक बहुत मुझे नेचर ही अपनी ओर बुलाता रहता है। लाइक समय अपनी साइकिल पकड़ कर मैं नेचर में घंटों तक बैठा रहता हूँ जहाँ पर कोई मौजूद नहीं होता। हम्म, मुझे हवा को फील करना पसंद है। उसके बाद चिड़ियों की आवाज़, चिड़ियों को देखना, हर एक चीज, मतलब मैं अपने आप ही, एक अलग सा फील होता है वो। वहीं मुझे सारे जवाब मिल जाते हैं। आप ये ट्राई कर सकते हो। मतलब खुद के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना वैसा, हाँ मतलब हाँ बिल्कुल। शांत जगह पे ऐसा। हम्म। पर वो मैं कर ही नहीं पाता, मतलब
इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्पेंड हम्म। टाइम इन द क्वाइट स्पेस, क्योंकि पूरा हलचल मच जाता है, क्योंकि दिमाग कुछ ना डिस्ट्रैक्शन कुछ बहुत। सोचता रहता है। अंकित, अ, अंकित ऐसा जी। एक ऑब्जर्वेशन ना मेरे को एक्सपीरियंस किया करवाया था किसी ने, कि सबसे पहले रिएक्ट करने से पहले एक्सेप्टेंस से शुरुआत करना चाहिए, कि जो हो रहा है उसको स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट कि जैसे वो है, उसके हाँ साथ तुम ऐसा। उसको लिंक कर सकते हो। तो रिएक्शन से पहले एक्सेप्टेंस वाला फीलिंग लेके आते हैं ना, तो ये चीज़ें समझनी आसान हो जाती हैं। ऐसा मेरे को अपने एक थेरेपिस्ट ने बताया था कि चीज़ों को रिएक्ट करने से पहले एक्सेप्ट वाले फेज पे जाना जरूरी है। हाँ, उसके बाद एक ऐसा लेवल भी आएगा जब आपको अपने लाइफ को सरेंडर करना पड़ेगा हाँ, एग्जिस्टेंस को। हाँ, मतलब वो उनको उसने ना एक चीज को ऐसे कन्वर्ट कराया था कि पहला कि मेरे को ऐसा फील आता है कि मैं ऐसा, उसमें फीलिंग था कि मैंने किया या मेरे को ऐसा लगता है। तो वो जो मेरे को जो लगता है वहां से वो कर्ता बन जाता है, और उसको अगर लगता है कि मैं ऐसा सोच रहा था, तो वो मैं उसका दर्शक बन जाता हूँ। और अगर मुझे ऐसा लगा, मतलब ऐसा करके उसने 3 लेवल बताए थे, और पहला लेवल एक्सेप्टेंस बताया था कि एक्सेप्टेंस में अगर तुम रिएक्ट नहीं करोगे ना, तो चीज़ें धीरे धीरे सॉल्व होनी शुरू होती हैं। और एक बात है, अगर आप सबको स्वीकार करने के बाद रिएक्शन कहाँ से आएगा? अब अगर आप एकांत में बैठे हो, हर एक चीज को स्वीकार कर चुके हो, तो रिएक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा वहां पे। हेलो सर। मुझे हाँ हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ। मुझे आपको कल ही एक क्वेश्चन पूछना था, मैं भूल गया एक्चुअली सेशन के एंड में। आप ईगो के बारे में बोल रहे हो मतलब डिस्कस कर रहे हैं ना आज भी? हाँ, मैं आज ईगो को लेकर, उसके बाद जो हाँ। 210 का नहीं। जो मेथड। हाँ तो मुझे पूछना था, आपने वो एक लाइन सुनी होगी, राइट? देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो अब। आपको पता होगा जैसे थिन लाइन बिटवीन, तो कभी कभी डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ईगो क्या होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ, समझ गया। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदे ने, मतलब उसको पता है कि उसकी गलती नहीं है, अगर उसने फिर भी किसी से पब्लिकली माफी मांगी, राइट, मतलब बहुत से लोगों के सामने, तो और बिना गलती किए भी उसने सॉरी बोला, तो वो तो सेल्फ रिस्पेक्ट हार्म होगी, राइट? ईगो नहीं आएगा उसमें। वो अहंकार अपने। और आत्मसम्मान, ऐसा बोल रहे हो ना आप, कि क्या डिफरेंस है हाँ। आखिर इन दो हाँ। चीजों में? हाँ। मतलब। ईगो तो एक ईगो एक्चुअली एक स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ एक व्यक्ति अपने विचार, लाइक उपलब्धियों और भौतिक वस्तुओं को जोड़ कर देखता है अपने आप को। उसके बाद आत्मसम्मान एक डिफरेंस चीज है, जिसमें ये अपने आप का जो मूल्य है, गुण है, आत्मिक आत्मिक जो अस्तित्व है, ये सम्मान देने का भाव है। सेल्फ रेस्पेक्ट में, पहली बात, मैं सेल्फ रेस्पेक्ट जो रखता हूँ वो अपने लिए ही रखता हूँ। दूसरे क्या दे, हमें क्यों फर्क पड़ेगा ये? आप खुद सोचो, ओशो ने भी यही बोला है ना कि आत्मसम्मान आपका खुद का होना चाहिए, दूसरे दे या ना दे आपको इसमें क्या मतलब है। आप यही बोल रहे हैं ना कि दूसरे अगर हमें डिसरेस्पेक्ट कर दें तो हमें क्या फील करना, क्या रिएक्ट करना चाहिए? हाँ, ये लाइक सिर्फ बेसिकली सिर्फ खुद के बारे में नहीं है, राइट? अगर कोई अपने से क्लोज है, उसकी भी डिसरिस्पेक्ट हुई, मतलब नहीं होनी चाहिए थी, और अपन कुछ करना पाए, समझ रहे हो आप? मतलब ऐसा बहुत ही गिल्ट होती है एक, राइट? आपको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। हाँ, फीलिंग को हम्म। थोड़ा एक्सप्लेन करना मतलब कठिन तो हो सकता है, मैं भी बहुत ही हो जाता हूँ। हाँ, तो वो मैं हमेशा ये हेलो। बात मैं सोचता था कि ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में एक्चुअल डिफरेंस क्या हेलो। है। हेलो। हेलो। हाँ सर जी, सेशन स्टार्ट करिए हो। लास्ट में क्वेश्चन आंसर करेंगे ना। हाँ लेकिन। ऐसा, ये मैं आखिरी में बताऊंगा निशांत आपको। ओके, ठीक है। क्योंकि क्या है ना कि अब देखिए 9:20 हो गया। हाँ क्योंकि फिर काफी टाइम चला जाएगा ना, तो सेशन करने के बाद लास्ट में पता है क्वेश्चन आंसर आता है ना, तो ज्यादा आसान होता है, क्योंकि आपकी बातें सुनकर भी फिर लास्ट में क्वेश्चन आंसर करे तो ज्यादा क्लियरिटी होता है ना। हम्म। ओके, तो मैं 2 मिनट्स अपने आप को शांत रखता हूँ, उसके बाद हम शुरू करते हैं। आप भी थोड़ा बिल्कुल शांत बैठ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल।
हेलो। तो अब हम शुरुआत करते हैं। आवाज क्लियर आ रही है ना? हाँ जी। यस यस। ओके ओके। तो म्यूट ही रखते हैं हम सबका। कल हमने एक पॉइंट मिस कर दिया था जो मेरे हिसाब से हमें मिस नहीं करना चाहिए चाहिए था। जो बोलते हैं ना, डुअलिज्म और नॉन डुअलिज्म, द्वैतवाद और अद्वैतवाद, उसके बाद आता है शून्यता। इसको शॉर्टली मुझे एक व्यक्ति ने आज बोला, जो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। जो द्वैत है, अद्वैत है, और जो शून्यता है, इसको हम नंबर के जरिए समझ सकते हैं। आप लोगों ने निकोला निकोला टेस्ला का वो 369 वाला कॉस्मिक नंबर तो सुना ही होगा, लेकिन ये थोड़ा अलग है। ये एक नया कॉन्सेप्ट है जिस पर मैं फ्यूचर में वीडियो भी लाऊंगा, लॉन्ग वीडियो भी। इसको हम कहेंगे 2, 1 और 0। आप इसको अपने अगर नोट्स बनाते हो तो नोट्स भी कर सकते हो। जो 2, 1 और 0 है, इसमें 2 क्या है? इसमें 2 डुअलिज्म है, यानी कि द्वैतवाद है। जहाँ द्वैतवाद में जहाँ बोला जाता है कि हर एक चीज दो होती है। और इसी द्वैतवाद में मैं भी आता है, जो दूसरों से हमें अलग बनाता है। ओके। उसके बाद यहाँ पे एकत्व, उसके बाद द्वैत के बाद आता है एकत्व, यानी कि वन। जो एकता का महसूस कर, मतलब हम वननेस को महसूस करते हैं, जहाँ पर मैं नाम का अहंकार पूरा का पूरा मिट जाता है, और हम बस अपने सेल्फ यानी कि सोल को फील कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है जीरो, यानी कि शून्यता। इसको हम अद्वैत अद्वैत तो नहीं कह सकते, क्योंकि शून्यता इससे अलग है। तो द्वैतवाद में हम अपने आप को दो मानते हैं। मेरा मन, मेरा शरीर, और मेरा जो सेल्फ है, जो भी कह सकते हैं हम। दो, हर एक चीज दो होती है ना। लाइक हर एक चीज का ऑपोजिट भी होता है। अगर अंधकार है तो प्रकाश भी है। अगर सुख है तो दुख भी है। अगर एक भली चीज हो रही है तो बुरी चीज भी एग्जिस्ट करती है। ये इसलिए है क्योंकि ये संसार बैलेंस रहना भी जरूरी होता है। अगर बुराई हर जगह है तो अच्छाई भी कहीं ना कहीं होगी। इसी को ही द्वैत कहा जाता है, मतलब दो। उसके बाद आता है अद्वैत, जहाँ पर वननेस यानी कि एकत्व को हम महसूस करते हैं। हर एक चीज को, हर एक चीज के साथ जुड़ा हुआ। जैसे कि एक मकड़ी का जाल का जो एग्जाम्पल दिया था ओशो ने, हम उसको भी कंसिडर कर सकते हैं अद्वैतवाद में। द्वैतवाद के जो हमारे यहाँ में इंडियन फिलोसफी में जो प्रचारक थे, उनका नाम एम से शुरू होता है। क्या था उनका नाम? माधवाचार्य क्या? क्या मैंने सही बोला? उनका नाम क्या था जो द्वैतवाद का प्रचार किया था? आप में से कोई जानते हो? माधवाचार्य, हाँ, यस। माधवा नाम था शायद, माधवा। माधवाचार्य। माधवाचार्य। हाँ, तो द्वैतवाद की ये उस रूम में जाओ ना। ओके ओके। एक बच्चा बैठा था, सॉरी। तो माधवाचार्य, हाँ। तो द्वैतवाद के जो थे ना, उनका नाम था माधवाचार्य। उसके बाद अद्वैत, यानी कि जो आदि शंकराचार्य, वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाके रखे हमारे इंडियन फिलोसफी में, जो पूरा का पूरा, मतलब कह सकते हैं कि पूरा फिलोसफी ही चेंज कर दिया इंडिया का। उसके बाद जीरो, यानी कि शून्यता। अभी मैं जो लेक्चर डाल रहा हूँ ना, उसमें दो तीन लोग मेरे पास ही बैठकर सुन रहे हैं। तो एक बच्चा फोन लेकर आया था और वो तारक मेहता देख रहा था। ओके। तो 2, 1, 0 का ये कॉन्सेप्ट, तो अगर जो यहाँ पे ईगो है, इसको द्वैत में आता है। और उसके बाद आता है एकत्व की भावना, यानी कि वननेस।
उसके बाद शून्यता, जहां पर मैं भी एग्जिस्ट नहीं करता या सेल्फ भी एग्जिस्ट नहीं करता। और कह सकते हैं कि प्योर अवेयरनेस जो होता है, जो जागरूकता होती है, वो वहां भी मिट जाता है। तो इन सब चीजों को मतलब मैं को भी महसूस करने के लिए एक और कॉन्सेप्ट है, डार्क नाइट ऑफ द सोल, यानी कि आत्मा की अंधेरी रात। मैं का मतलब मैंने अपने आप को तब जाना जब मैं मेरे जीवन में डार्क नाइट ऑफ द सोल यानी कि आत्मा की अंधेरी रात का शुरुआत हुआ था। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए एक बहुत जरूरी चीज होती है, जो यूनिवर्स जानबूझकर आपको मतलब एक ना एक व्यक्ति के जीवन में यूनिवर्स एक ऐसी रात लाता है, बोलते हैं उसके आत्मा के उसमें उसके आत्मा के लिए एक ऐसी रात भी आती है जब वो जागृत बनने का मतलब एक ऑफर देता है, कह सकते हैं यूनिवर्स। पर अगर वो व्यक्ति जान गया कि मतलब यूनिवर्स तो मुझे जागृत करवाना चाहता है और ये मेरे लिए सही समय है हर एक चीज को एक्सप्लोर करने का, हर एक चीज को समझने का, हर एक चीज का ज्ञान प्राप्त करने का, वास्तविकता को समझने का, तभी से आप आत्मा की अंधेरी अंधेरी रात को जान पाओगे। लाइक मैंने एक स्टोरी भी शेयर की थी मेरे इंस्टाग्राम पर, जो फिलोसॉफिकल स्टोरी कह सकते हैं हम। एक महिला की मतलब एक महिला नई 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 शादी करती है और उसके बाद उसके पति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, बस 10-15 दिन के बाद। एक महिला जो इतनी आशा है, इतनी उमंग, इतने सपने लेकर एक व्यक्ति से शादी करती है, और उसके बाद उसके पति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, ऑब्वियसली वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी, उसके जीवन में कोई पर्पस नहीं रहेगा। अभी अगर मैं बोलूँ ना तो इसको इसको कर्म का फल भी कह सकते हैं। मैंने कुछ दिन पहले वो स्टोरी शेयर की थी ना कि मेरे मेरे जो एक टीचर थे, इंग्लिश टीचर थे, और उनके जीवन में भी ऐसा ही कुछ घटा। मतलब एक मेरे जो इंग्लिश टीचर थे, 10th क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, आप लोग भी सुनना, बहुत कर्म, ये जो मैं अभी बोलने वाला हूँ, इसको मतलब कर्म के फल और जो आत्मा की अंधेरी रात, ये दोनों दोनों के साथ इंटरकनेक्टेड है, कह सकते हैं हम। 10th क्लास की बात है, हम हमारे एक इंग्लिश टीचर हुआ करते थे। और और जो इंग्लिश टीचर थे वो मतलब सुबह मॉर्निंग वॉक पे गए थे एक दिन, मतलब 5 बजे के आसपास, और वो अपने कान में ईयरफोन लगा के जॉगिंग कर रहे थे। और उसी वक्त मतलब एक ट्रक आता है और उनको कुचल देता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके मतलब उनके फैमिली में बस 3 ही लोग थे, वो, उनकी पत्नी और एक छोटा सा बच्चा जो बहुत इंटेलिजेंट था। उसके बाद क्या हुआ ये सुनिए, आप शॉक हो जाओगे। जो उनके मतलब जो इंग्लिश टीचर का मौत हुआ, वो रथ यात्रा के आप लोग तो ये रथ यात्रा को जानते होंगे, जो उड़ीसा का बहुत मतलब प्रसिद्ध फेस्टिवल है, यहाँ भी होता है। और रथ यात्रा के वक्त ही वो टीचर मर गए थे। और उसके ठीक 1 साल बाद मतलब 2021 में वो मरे थे। और 2022 में उनका उनका जो मतलब वो उनका जो बेटा था, जो बहुत इंटेलिजेंट था, स्मार्ट था, मतलब 4 क्लास में होगा शायद, वो मुझे उतना याद नहीं। तो वो भी एक दिन मतलब साइकिल में शायद मटन खरीदने गया था, ऐसा बोले थे, हाँ। मटन खरीदने गया था साइकिल में। और जो एक कार मतलब उसी रोड में जिस रोड में उसके पापा की मृत्यु हुई थी, उसी रोड में वो जा रहा था। और उसके बाद एक कार आती है, टक्कर देती है, लेकिन उसकी वहां पे मृत्यु नहीं होती, शायद उसके अंदर से कुछ बचता है। बेहोश नहीं होता, वो ठीक ठाक खड़ा हो जाता है, और साइकिल में फिर से वो सामान लेकर घर पहुंचता है। अब अपने मतलब सोफा में बैठ कर वो अपने मम्मी से कहता है, मुझे खाने के लिए कुछ लाओ। तो वो उसकी मम्मी उसको जो मिक्सचर नहीं होता क्या, उसको खाने को देती है। उसके बाद थोड़ी देर के लिए वो बैठता है और बेहोश हो जाता है। उसकी मम्मी डर जाती है कि क्या हुआ। उसके बाद एम्बुलेंस आता है, और उसको एम्बुलेंस में ही आधे रास्ते रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर ने कहा इसके अंदर मतलब ब्लीडिंग हो रही थी, इसी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो ये कहानी कर्म का फल भी मतलब कह सकते हैं हम कि उनके माता के जीवन में कितना कष्ट नहीं होगा कि 1 साल पहले उसके उनके उनका जो प्यारा सा परिवार जो इतना खुशहाली में रह रहा था, जो 3 ही लोग थे, आप समझ सकते हो कि कितना कष्टमय जीवन नहीं होगा उनके जीवन में। लाइक उनके उनके जो पति थे, वो उनकी मृत्यु हो गई 1 साल पहले, और उसके बाद उनके बेटे की भी मृत्यु हो गई, मतलब उनका संसार पूरा का पूरा उजड़ गया। हम सोचते हैं कि एक छोटी मोटी क्या प्रॉब्लम मतलब एक समस्या आ गई तो हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में ही मतलब समस्या है।
जो लोग हमारे बीच रहते हैं, ये एक पल में, अभी मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद मेरे घर में कौन रहेगा नहीं रहेगा मुझे नहीं पता कुछ भी। लेकिन हमारा जीवन हम कष्टमय समझते हैं, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो लोग कितनी दर्द से अभी गुजर रहे होंगे। लाइक एक माँ और एक पत्नी जो दोनों है, वो अभी कितना कष्टमय जीवन नहीं गुजार रही होगी। हर एक दिन, हर एक पल कैसे मतलब उनका कट रहा होगा, आप सब जरा फील करके देखो, अपने आप को उस जगह पर रख के देखो। कभी कभी मैं सोचता हूँ तो एक अजीब सा फील होता है। इसी को ही आत्मा की अंधेरी रात कह सकते हैं हम, और इसी को ही हम कर्म का फल भी कह सकते हैं। लाइक पिछले जन्म से ये रिलेटेड हो सकता है, या फिर यूनिवर्स उनको जागृत करवाना चाहता है, ऐसा भी हो सकता है। इसी को ही सिंपली डार्क नाइट ऑफ द सोल यानी कि आत्मा की अंधेरी रात कहा जाता है, जब आत्मा मतलब एंडलेस, मतलब एक इन्फिनाइट नंबर का दुख मतलब ग्रहण करता है। मेरे जीवन का डार्क नाइट ऑफ द सोल तो मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा, जो था, जो है भी, अभी नहीं, अभी कुछ फील नहीं होता मुझे, मतलब अगर एक बहुत बड़ी समस्या आ गई तो फिर भी मैं डील कर दूंगा, बस यही कहकर कि ये भी बीत जाएगा। बस मेरा यही एक सूत्र है कि मैं यही बोलता हूँ कि ये बीत जाएगा। अगर सुख भी आया तो बोलो कि ये भी बीत जाएगा, दुख भी आया बोलो तो यही बीत जाएगा। बचा क्या? बीच में जो बचा वो है शांति, जो अनंतता हम कहते हैं, जो इन्फिनाइट नंबर, मतलब एक प्लेजर, मतलब एक शांति, एक परमानंद एहसास होता है। अगर आप दोनों को ही इग्नोर करोगे तो मतलब कर्म करो जो आपके बस में है, वो करते चलो, बिना किसी फल की आशा की कि मुझे ये करूंगा तो मुझे सुख मिलेगा, ये करूंगा तो दुख मिलेगा, तो इसको अवॉइड करूंगा। ऐसा नहीं है। बट आप एक मतलब जो निष्काम कर्म है, इसको, ये एक महासूत्र है जो कृष्ण ने बोला था भगवत गीता में। पर्सनली ये यही मैं करता हूँ, जो जब मैं पढ़ाई कर रहा होता हूँ, जब एक वीडियो एडिट कर रहा होता हूँ। हाँ, आप लोग देखे होंगे ना कि मैं रिस्पॉन्स नहीं करता किसी भी कमेंट को, इंस्टाग्राम पे हो गया, यूट्यूब पे हो गया, क्योंकि मैं बस डाल के छोड़ देता हूँ। लोग देखें तो अच्छा है, नहीं देखें तो भी अच्छा है। लोग मुझे मैसेज करें तो भी अच्छा है, नहीं करें तो भी अच्छा है। मतलब निष्काम कर्म को मतलब फॉलो करता हूँ मैं। इसको डेप्थ में और समझते हैं, चलिए। जो डार्क नाइट ऑफ द सोल हो गया, कि मेरे जीवन को अगर मैं शेयर करूँ तो ये घंटे बीत जाएंगे, 12 भी बज जाएंगे। मतलब जो मुझे बचपन से ही, मतलब जो नर्सरी बोलते हैं ना, मैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पढ़ा हूँ। आज मैं अपने बारे में भी जरा कुछ बोल देता हूँ। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पढ़ा हूँ मैं। और एक उड़िया मीडियम था, मैं उड़िया मीडियम में ही पढ़ा हूँ। जैसे एनसीईआरटी के वो जो किताब होते हैं वो उड़िया में छपते हैं। तो बचपन से ही, मतलब नर्सरी से ही मुझे सर दर्द यानी कि माइग्रेन था मुझे। हर दिन, मतलब एक दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन सर दर्द ना हुआ हो। इसीलिए पढ़ाई में मुझे 7th क्लास तक नहीं जच रही थी, मतलब पढ़ने का मन ही नहीं। अगर सर दर्द हर वक्त होता रहे तो आप क्यों पढ़ना चाहोगे? लाइक हर दिन उल्टी आ रही हो, हर दिन मतलब सर दर्द हो रहा हो। ये चीज तब 2016 में जाकर खत्म होती है, 7th क्लास खत्म होने के बाद। उसके बाद मेरा बैक होता है पढ़ाई में 8 के बाद। मतलब इसीलिए मेरा मैथ्स में मतलब सर दर्द की वजह से मेरा गणित भी कमजोर था पहले। डार्क नाइट ऑफ द सोल इसे हम कह सकते हैं कि खाना पीना ना करके बस उल्टियां उल्टियां, मतलब अगर सुबह से शुरू होंगी ना तो रात तक चलती रहेंगी। इसी को मतलब कर्म कर्म का फल भी कह सकते हैं, जो पिछले जन्म का हो सकता है, या डार्क नाइट ऑफ द सोल भी कह सकते हैं। हर एक दुख जो होता है ना, वो डार्क नाइट ऑफ द सोल से जुड़ा होता है। लाइक गौतम बुद्ध अगर उस दिन ना निकले होते, उनको अगर वो लाशें ना दिखती, उनको वो दुखद व्यक्ति ना दिखते, उनको नश्वरता का मतलब फील नहीं हुआ होता, तो वो क्यों एहसास करते? आप खुद सोचो, यूनिवर्स का मतलब वो अल्टीमेट ट्रुथ को क्यों एहसास करने के लिए चले जाते हैं अपने सफर में। और एक बहुत डीप चीज मैं बोलूंगा, महाभारत से ही बोलूंगा, सुनिए। जो कृष्ण अर्जुन संवाद करते हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल का एग्जाम्पल है। यहाँ पर कृष्ण जो हायर कॉन्शियसनेस है, जो सुप्रीम सेल्फ है, अर्जुन विषाद में, इस पहले अध्याय को क्यों अर्जुन विषाद योग कहा गया है? विषाद मतलब अंधकार में डूबा हुआ है वो व्यक्ति, वो महान योद्धा जो पहले इतनी सारी लड़ाइयां जीत चुका है, इतने हजारों लोगों को अपने शक्ति के बल पर कुचल चुका है, वो क्यों उस मतलब एक ऐसी रात से गुजरता है, एक ऐसे दिन से गुजरता है जब वो उसके मतलब हाथ पैर उसके थर्रा उठते हैं।
इसी को अर्जुन के एग्जाम्पल को भी हम डार्क नाइट ऑफ द सोल कंसिडर कर सकते हैं। जो सुप्रीम सेल्फ है, जो हायर इंटेलिजेंस है, जो कृष्ण के रूप में है, वो अर्जुन को नॉलेज प्रोवाइड करते हैं कि ये सब क्या है, क्या चल रहा है, ये सब जो वो दुर्योधन भी तुम हो, वो तुमको ही मार रहे हो, लेकिन धरती का संतुलन बनाए रखना जरूरी है, इसीलिए तुमको अपने ईगो सेल्फ को खत्म करना होगा। कितना डीप है आप खुद समझो ये। आज का लेक्चर भी मैं फ्लो में बोल रहा हूँ तो कोई मिस्टेक भी नहीं हो रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इसको हम कंटिन्यू ही करते हैं। जो कृष्ण एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि तुमको ही काटने वाले हो, इसीलिए क्यों मतलब फिक्र करते हो। जब अर्जुन किसी को मतलब मारने वाला होता है तो वो किसी को मतलब उसके ईगो को मारता है, सेल्फ तो नहीं मरती ना। कृष्ण यही बोले हैं कि तुम ईगो को खत्म कर रहे हो, उसके उसके उसका जो शरीर और मन दूषित हो चुका है, इसीलिए तुम उसको मार रहे हो। ईगो का कॉन्सेप्ट, डार्क नाइट ऑफ द सोल का कॉन्सेप्ट, द्वैत अद्वैत सब कितना जुड़ा हुआ है आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा विचार करके देखो। सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, जो व्यक्तित्व की भावना आती है, जो पहचान से अलगाव, गर्व और श्रेष्ठता, उसके बाद कह सकते हैं कि दूसरों से तुलना करना, आलोचना का डर जो कहते हैं, उसके बाद स्व केंद्रितता, उसके बाद रक्षात्मक, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। नियंत्रण का भ्रम, परिवर्तन का विरोध, द्वैत और विभाजन, यहाँ भी द्वैत का कॉन्सेप्ट मैंने लिखा हुआ है। उपलब्धियों के प्रति आसक्ति, मतलब जो अचीवमेंट के लिए, मतलब जो हम गर्व अनुभव करते हैं, कमजोरी का डर, ये सब जो भावनाएं होती हैं, जो विचार होते हैं हमारे। डार्क नाइट ऑफ द सोल ये एक्चुअली इंडियन फिलोसफी में नहीं है, ये कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, लेकिन आत्मा की अंधेरी रात ये सब मेंशन किया गया है उपनिषद में, कि एक ऐसी रात आती है आत्मा के जीवन में, मतलब आत्मा के लिए, जब वो अपने आप को ही जागृत करने में लगा पड़ता है। मैं आपको बहुत सारे डायग्राम्स पोस्ट भी भेजने वाला हूँ। आज सुबह जैसे भेजा मैंने, आपने एक बहुत अच्छी चीज मैंने पढ़ी थी, श्रद्धा जी ने भेजा था मुझे अभी, एक सेकेंड, जो हायर कॉन्शियसनेस का भेजा है, वो मैं बहुत पहले ही पढ़ चुका था। There is no actual God or Satan. God is actually just a symbol of higher consciousness, and Satan is a symbol for the ego. You must use higher consciousness to overcome your lower ego desires. बिल्कुल, ये मैं बहुत पहले पढ़ चुका था कि गॉड गॉड को मैं मतलब इसी चीज को एहसास करने के बाद मैं गॉड को कॉन्शियसनेस, मतलब हायर कॉन्शियसनेस मानने लगा था, कि मुझे बस सबसे उच्च चेतना को एक्सपीरियंस करना है, तब गॉड और हम में कोई अंतर नहीं रहेगा। अगर आप अभी भी सोचते हो कि गॉड एक ऐसी एंटिटी है, फिजिकल एंटिटी है, जो यूनिवर्स में के किसी कोने में बैठकर हमें ऑब्जर्व कर रही है, हमारे मतलब भली बुरी चीज को देख रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कल ही वो वीडियो बनाया था ना, कि एक ऐसी अनजान शक्ति हर वक्त हमारे एनवायरनमेंट में एक साइलेंट सॉन्ग गा रही है, एक ऐसी मौनता का एक ऐसा गीत गा रही है, जो बिल्कुल अविश्वसनीय है, कह सकते हैं हम। देयर इज नो एक्चुअल गॉड और सतन। God is actually just a symbol of higher consciousness. The ego seeks to divide and separate. Spirit seeks to unify and heal. मतलब जो अहंकार होता है ना, वो हम हमें डिवाइड और सेपरेट, मतलब अलग बनाता है, हर एक चीज से अलग बनाता है। स्पिरिट सीक्स टू यूनिफाई एंड हील, मतलब जो आत्मा होता है वो हमारी मतलब पवित्रता, मतलब जो पवित्रता है, जो एक्चुअल शांति है, वो एहसास करवाने के लिए मदद करती है। और उसके बाद आता है प्योर अवेयरनेस, और उसके आखिर में आता है शून्यता, मतलब एक ऐसा खालीपन, जहाँ पर मतलब ना तो अंधकार को आप, ज्यादातर लोग अंधकार को खालीपन समझते हैं, लेकिन अंधकार भी एक मतलब एक चीज होता हो गया, मतलब काला भी एक रंग हो गया, लेकिन ना ना जहाँ पर रंग हो, ना जहाँ पर आकार हो, ना जहाँ पर विकार हो, ना जहाँ पर मतलब एक भावना भी हो, उसी को हम नथिंगनेस कहेंगे, जहाँ पर कलर्स भी नहीं है।
इसको इमेजिन भी नहीं, इसीलिए नथिंगनेस को इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। प्रतित्व समुत्पाद जो बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट है कि एक चीज को मतलब जिंदा रखने के लिए हजारों चीजें लगी पड़ती हैं, अगर वो हजारों चीजों में से एक चीज ने अपना कदम पीछे मोड़ दिया तो उसका एग्जिस्टेंस बनेगा ही नहीं। लाइक अगर एक पेड़ को बढ़ने के लिए सनरेज यानी कि जो सूर्य की किरणों की आवश्यकता पड़ती है, अगर सूर्य ही नहीं उसके उसके ऊपर जो अपनी किरणें नहीं डालेगा तो वो कैसे अच्छे से ग्रो कर पाएगा। ऐसा ही कुछ हम मतलब इतने ईगो, ह्यूमन इतना ईगो रखता है, बोलता है कि हम ब्रह्मांड के हर एक रहस्य को जान लेंगे। इंसान समुद्र का 5% भी मतलब 5% भी ना समझकर ब्रह्मांड को समझने की बात करता है। कितना ईगो आप समझ सकते हो। हम टाइम ट्रेवल के सपने देखते हैं कि समय यात्रा करेंगे। मतलब नेचर के लॉ को ब्रेक करना है हमें। जिस नेचर ने हमें बनाया, इंसान के एग्जिस्टेंस को बनाया, जो एक सेकंड में इंसान के एग्जिस्टेंस को खत्म भी कर सकता है, उसी नेचर के लॉ को तोड़कर हमें समय यात्रा करना है। इसी को ही ईगो कहा जाता है। और जब 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 ह्यूमन मतलब ईगो करता है ना, तब तब नेचर अपना प्रकोप दिखाती है। आप देख सकते हो जो महामारियां हो गए, जो मतलब जो मरुड़ी को क्या बोलते हैं, जो मरुड़ी, यहाँ पर मरुड़ी बोलते हैं, वहां पे क्या बोलते हैं पता नहीं हिंदी में। अकाल, हाँ, जो अकाल अकाल पड़ता है। वो पूर दुर्भिक्ष, आते ना, भरपूर आ जाते, पानी में सब शहर डूब जाते हैं। उसको वही ना, सुनामी बोलते हैं। सुनामी। नहीं, हाँ। मतलब जो धूप की वजह से जो दुर्भिक्ष बोलते हैं उसको यहाँ पे। प्रलय प्रलय बोल। अकाड़ 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 होते हैं। हाँ, अकाल बोलते हैं। ओके, हम्म। इसी को ही ईगो कहा जाएगा। ह्यूमन ईगो बहुत मतलब बहुत डीप है ये ह्यूमन ईगो। हाँ, इंसान में क्रिएटिविटी बहुत है, वो सब कुछ अचीव कर सकता है, लेकिन अगर एक इंसान शांत रहकर मतलब अपने ज्ञान का प्रयोग कर कर मतलब जो हम्बलनेस ये सब दिखा के अगर वो कुछ करेगा, तो उससे ये इंसान इससे भी अच्छा कर सकता है ना, इससे ज्यादा अच्छा कर सकता है मैं कहूँ तो। अगर घमंड करके ही ये करेगा तो क्या ही रहेगा शेष। आप देख सकते हो कि एनवायरनमेंट भी कितना बदल गया है, कि जब गर्मी के गर्मी का मौसम जा ही नहीं रहा, आप देख सकते हो। लाइक मैंने उस दिन ही क्लाइमेट क्लॉक की बात की थी कि 2029 के बाद रियल में जो क्लाइमेट का असर है सब खत्म होने लगेगा, और प्रलय की शुरुआत 2029 से ही शुरू हो जाएगी। साइंस इसीलिए तो अब उसको उसकी वेबसाइट भी मैंने भेजी थी ना, जो अब कितने साल अप्रैल अप्रैल के महीने किसी दिन मतलब अप्रैल 19 शायद, हाँ, 2029 के बाद मतलब क्लाइमेट क्लॉक जीरो हो जाएगा, और उसके जीरो होने के बाद उसका असर पड़ना कम हो जाएगा। क्लाइमेट हर एक मतलब धरती के हर एक कोने का क्लाइमेट चेंज होने लगेगा उस दिन से। आप अभी भी जाकर सर्च कर सकते हो, जो क्लाइमेट क्लॉक चल रहा है उसका स्क्रीनशॉट भी मैं भेज देता हूँ अभी। ये सब क्यों हो रहा है एक्चुअली, ह्यूमन ईगो ही इसे कहेंगे ना, कि जैसे वो नेचर को खत्म कर रहा है अपनी छोटी बड़ी मतलब डिजायर्स को पूरा करने के लिए। हाँ सर। अ, हाँ, ये, मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि ह्यूमन के एक्शन की वजह से ही अ, ये जो पृथ्वी नष्ट हो। मतलब इसके पहले जो जो डायनासोर मरे उसमें एक थियरी ये भी है कि कॉमेट आके टकराया होगा। हाँ, पॉसिबिलिटी है, मतलब ऐसी मूवी तो अगर बनी बोलो ना है। तो मैं नहीं बोला तो क्या कि सुनिए तो सुनिए, यूनिवर्स एक्चुअली अपने आप को एक्सपीरियंस करना चाहता है, वो भी ह्यूमन फॉर्म में। ऑब्वियसली तो वो एक रहने लायक एक ऐसा धरती बनाएगा ना, जहाँ पर मतलब हर एक चीज बैलेंस में होगा। आपने वो कोड भी सुना होगा कि वी आर द यूनिवर्स एंड एक्सपीरियंस इटसेल्फ, मतलब हम ही ब्रह्मांड हैं, और हम अपने आप को ही महसूस कर रहे हैं, चाहे वो जो भी जीव जंतु हो गया। उसके बाद ह्यूमन मतलब कुछ दिन पहले मैंने वो वीडियो डाली थी ना कि चेतना पत्थरों और मिनरल्स में सोई हुई अवस्था में रहता है। जो निर्जीव वस्तु हम बोलते हैं, रूमी की बात है ये, जो निर्जीव वस्तु मतलब ये टेबल में अभी बैठा हूँ इसमें भी कॉन्शियसनेस है, लेकिन वो स्लीपिंग कॉन्शियसनेस है। इसको हम मतलब सोई हुई अवस्था बोल सकते हैं। और उसके बाद वही चेतना जब
वृक्ष में मतलब पेड़ में प्रवेश करती है उसको हम मतलब स्लीपिंग कॉन्शियसनेस, उसके बाद वो जड़ चेतना बोलते हैं उसको हम, मतलब ड्रीमिंग कॉन्शियसनेस, जड़ चेतना, हाँ, जड़ चेतना, ड्रीमिंग कॉन्शियसनेस। उसके बाद पेड़ में आने के बाद वो एनिमल्स में आती है, मतलब जागृत होती है, मतलब पूरी मतलब ऐसी जागरूकता नहीं, मतलब अ, बिना मतलब इंटेलेक्चुअल उनके पास वो नहीं, समझ नहीं होती ना थोड़ी, मतलब ह्यूमन जितनी। उसके बाद वेकिंग कॉन्शियसनेस के बाद आखिर में सुपर कॉन्शियसनेस से हम कह सकते हैं, जहां पर इंसान सोच यानी कि जो सोचने समझने की ताकत हासिल करता है। इसीलिए इंसानी जीवन को बहुत स्पेशल माना गया है। कबीर दास जी के दोहे में भी आप देख सकते हो कि इंसानी जीवन कितना मूल्यवान होता है। हर एक चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए लोग यहाँ पर मतलब जो नशे नशे नशी नशे मतलब जो नशा करके बर्बाद कर देते हैं। उसके बाद जो सुसाइड करते हैं कि स्टूडेंट्स लोग जो थोड़े बहुत मार्क्स से जो पास नहीं हो पाते, जो या बहुत कम मार्क पाते हैं, वो सुसाइड कर देते हैं इतनी छोटी छोटी चीजों से। लाइक मैट्रिक्स में फंसकर हमें ये लगने लगा है कि अगर हम दूसरों के हिसाब से नहीं चलेंगे तो सब कुछ एंड ही है, कोई हमारी रेस्पेक्ट नहीं करेगा, समाज हमको इज्जत नहीं देगा, और उसके बाद पैसा भी हम नहीं कमा पाएंगे। बट इसके ऊपर भी कुछ है ना, प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर एजुकेशन हमें नहीं मिली। एजुकेशन के नाम पर बस दो चार किताबें मिली, और उसमें बस जो गणित विज्ञान का थोड़ा सा फॉर्मूला मिला। और लेकिन ये जो रियल नॉलेज है, जो फिलॉसफी है, जो कैसे सोचा जाता है, ये बोलूं मैं, कैसे सोचा जाता है, मुझे किसी ने सोचना नहीं सिखाया। लाइक मेरे मेरे शांत स्वभाव ने जो बचपन से है, यही शांत स्वभाव ने मुझे बहुत कुछ सोचना सिखाया, सोचा कैसे जाता है। मोटिवेशन, मोटिवेशन पर आप बिलीव करते करते होंगे, लेकिन मोटिवेशन जैसी चीज मेरे लिए बहुत छोटी है। पहले भी मैं मानता था, जब छोटा था, 9th 10th के वक्त, जब मैं जोशीला हुआ करता था कि इतना परसेंट लाऊंगा, स्टूडेंट्स सब, मेरे टीचर सब रेस्पेक्ट करेंगे। इन रियलिटी मोटिवेशन काम नहीं करती। अगर आप में वो इच्छा शक्ति, जो अंदर की जो ऊर्जा होती है, उसको उसको नहीं समझोगे तो ये काम नहीं करती। एक बड़ी कमाल की बात मैंने बोली, जो एक गुरु ने ही बोली थी मुझे, मैं वो स्क्रीनशॉट भेज दिया हूँ, आप देख सकते हैं। क्लाइमेट क्लॉक, कार्बन का परिणाम जो बढ़ जाएगा, विज्ञान, श्रद्धा को भेज दिया मैंने, सॉरी। इसकी वेबसाइट भी मैं भेज देता हूँ, ये एक चल रहा है। 6 साल, इतने महीने, इतने दिन, इतने सेकंड्स बचे हैं। हम अगर हम मतलब अगर हम अभी स्टेप्स नहीं उठाएंगे तो क्लाइमेट पूरा का पूरा बदल जाएगा। इसीलिए मैं ऐसा एक ग्रुप बना बना रहा हूँ जो हमारे टाउन के, मतलब उतना तो पावर नहीं है मेरे पास कि पूरी मतलब चारों ओर जाके सब ठीक करते रहो। मेरे से जितना होगा ना, तो मैं हमारे घर में अगर आप आओगे जब भी देखोगे कि पेड़ ही पेड़ चारों ओर, मतलब मेरी मेरी मम्मी इतनी पसंद करती हैं। लाइक जब भी कोई उदास होता है हमारे घर में, तो सब लोग जाकर बैठ जाते हैं पेड़ के पास, मतलब पेड़ के नीचे। घर में बस 4 5 लोग ही हैं, और गार्डन हमें बहुत पसंद है, इसमें डीपली मतलब डूब जाना। जो भी हमारे घर में आता है तो क्यों बोलते हैं कि क्यों इतना सब रखे हो, काट क्यों नहीं देते, लेकिन मम्मी इसके हर वक्त अगेंस्ट रहती है कि इनका भी जीवन है। बहुत अच्छी अच्छी बातें, अगर सच बोलूं तो मम्मी ने मुझे बहुत समझ प्रदान की है। अगर मेरी मम्मी ऐसी नहीं होती तो शायद मैं कभी ऐसा बन नहीं पाता, और दूसरों की तरह एक नॉर्मल बेकार सी मैट्रिक्स वाली जिंदगी गुजार रहा होता। सुबह होते ही मतलब 4 5 बजे मम्मी उठकर पूजा पाठ करती हैं, मतलब पूजा पाठ कोई बेकार चीज नहीं कह सकते हम, क्योंकि ये भगवान मतलब फिजिकल गॉड के ऊपर नहीं है पूजा पाठ। पूजा पाठ एक्चुअली पर्यावरण, मतलब जो आसपास का जो वातावरण है, हमारे रूम का, हमारे घर का, जब वो सुगंध, मतलब जो घंटी बजाते हैं तो एक ध्वनि प्रकट होती है, जब दिए जलते हैं तो एक आंखों को मतलब कोमलता का आनंद स्पर्श होता है। उसके बाद जो क्या बोलते हैं उसको, अगरबत्ती, उसका धुआं मतलब एक क्रिएटिविटी, मतलब थॉट लाता है मेरे अंदर।
4-5 बजे उठकर वो पूजा करेंगी, पर्यावरण शुद्ध होने के बाद मतलब एक हाई एनर्जी फील होगा। प्राणायाम, व्यायाम, आसन, उसके बाद प्रकृति को निहारना, गार्डन में बैठ जाना। जीवन को हम मैट्रिक्स मतलब सम्मान अपमान, उसके बाद पैसा दौलत, इन चीजों में अगर हम मतलब गुजार देते हैं तो बहुत सारी चीजें पीछे छूट जाती हैं जो वास्तव में हमारे काम की होती हैं। सब मैं फ्लो में बोल रहा हूँ, कभी मतलब आज ऐसा फील हो रहा है कि मैं कभी मतलब अपने मन से बोल ही नहीं रहा, सब मतलब फ्लो में चला जा रहा है। 10 बज गए देखते देखते। कंटिन्यू। जी। यू आर सेइंग you learn these things from mother. What you think about one whose mother died after one is born? एक मतलब हाँ, ऐसा भी होता है ना कि एक एक बच्चे मतलब अपने माता पिता को भी देख नहीं पाते। इसको मैं कर्म का फल ही बोल सकता हूँ, और क्या। या नियति, नियति भी होती है ना, जो सब तय करती है। हम सोचते हैं कि हमारे हाथ में सब कुछ है, हम सब कंट्रोल कर रहे हैं। लाइक अगर आप कंट्रोल करते हो तो जन्म और मृत्यु किसने किसने कंट्रोल कर रखा है? एक एक पल जो ये शरीर क्षय हो रहा है, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? रक्त का प्रवाह, उसके बाद जो सोचने की ताकत, जो ऊर्जा, जो कॉन्शियसनेस, एक हाई लेवल पर कोई अनजान शक्ति ही कंट्रोल कर मतलब काबू कर रही है इस चीज चीज को। हर एक चीज को लॉजिकली समझना मतलब एक मूर्खता है बोलूंगा मैं। बाहरी दुनिया को आप लॉजिकली समझ सकते हो, लेकिन जो परे मतलब जो कुछ एक चीज है जो बियॉन्ड है पूरा सबका। मैंने मतलब अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ ना, तो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि कुछ बियॉन्ड है, कुछ तो ऐसा है जो बियॉन्ड है सबका, जहाँ जिसको इंटेलेक्चुअली समझा नहीं जा सकता, जिसको विचारों के माध्यम से भी नहीं समझा जा सकता। ऐसा नियति की बात कर रहा था मैं कि हर एक चीज को तय करती है कैसे। जब कृष्ण गुस्सा करते हैं ना अर्जुन पे कि तुम मारोगे, तुम्हारा अगर तुम इनको बनाए नहीं तो तुम कैसे मार सकते हो? ये बहुत डीप है, आप खुद सोचो, अभी माइंड में आया। कृष्ण अर्जुन को मतलब अर्जुन बोलते हैं ना कि मैं कैसे मार सकता हूँ इनको, दुर्योधन मतलब इन सबको कैसे मार सकता हूँ मैं। कृष्ण उसी वक्त तुरंत बोलते हैं कि तुम मारोगे इनको, जबकि तुमने इनको बनाया ही नहीं, तुम बस माध्यम मात्र हो, एक जरिया हो। हम भी उसी प्रकार जरिया हैं शायद। एक 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 बात आप ध्यान से सुनना, आप लोग जो आपका एग्जिस्टेंस जो बना है, आप सोचते होगे कि चल मतलब मुझे, आप लोग स्पिरिचुअल हो ना, तो आपको लगता होगा कि मुझे एनलाइटमेंट होने के लिए मैं बना हूँ, ऐसा ऐसा भी सोचते होंगे बहुत। लाइक ये हम भूल जाते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग भी जन्म लेते हैं जो दूसरों के लिए जन्म लेते हैं। नियति ऐसा भी तय करती है ना, एक जरिया होते हैं। हो सकता है मैं किसी के मतलब मेरा जन्म इसके लिए भी ना हुआ हो कि बस किसी के जीवन में एक माध्यम मात्र मतलब एक पर्पस के लिए बना हूँ, कि एक किसी का जीवन चेंज करने के लिए बना हूँगा, कि किसी के जीवन में एक दिशा देने के लिए, ऐसा भी सोच सकते हैं हम। या किसी के जीवन को नरक बनाने के लिए भी हम जन्मे होंगे, या किसी के जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए भी हम जन्मे होंगे, ऐसा सोच सकते हैं। जीवन एक पॉइंट है और मृत्यु एक पॉइंट है, उसके भीतर उसके बीच जो एक लाइन लमती है ना, वो इसको मैं फ्लो कह सकता हूँ, फ्लो। एक नदी जो शुरुआत होती है और एंड में जाके समुद्र में मिलती है, उसका बहाव। अगर आप एक नदी को कंट्रोल करने का ट्राई करोगे और कंट्रोल कर भी दोगे, तो वो शायद उसका बहुत प्रोबेबिलिटी यानी कि बहुत चांस है कि वो दलदल में भी जा सकती है, या फिर किसी मतलब कचरे के ढेर में भी मिल सकती है। लेकिन जब आप उसको फ्लो होने दोगे तो वो ऑब्वियसली समुद्र में ही जाके मिलेगी। ये भी एक मेटाफोर हो गया। फ्लो में जब मैं होता हूँ ना, तो बस बोलता चला जाता हूँ, और मेरे दोस्त भी जो है, मेरा एक दोस्त है, वो सुनता चला जाता है। लाइक तुम बस बोलते रहो, मतलब वो खो जाता है मुझ में ही। कुछ दिन ऐसा भी आएगा प्रोग्राम का जब मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं,
या फिर कम बोलूंगा, उस दिन मैं फ्लो में नहीं रहता। आज मैं बहुत फ्लो में हूँ, इसलिए ये सब चीजें निकल रही हैं। और ऐसा मतलब हर दिन होना जरूरी भी नहीं है, कभी कभी ही ऐसा होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। एक ऐसा ऐसा ऐसे भी दिन आते हैं मेरे जीवन में जब ऑटोमेटिकली मतलब आंखों से पानी आ जाता है, इतना मतलब शांत रह जाता हूँ। माली माली जब उपवन बदलेगा, फूलों में भी मन बदलेगा। कोई आवारा गमला ही रोज नया आंगन बदलेगा। थोड़ा खुद से बाहर निकलो, ऐसे 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 कैसे मन बदलेगा। ये पढ़ा था मैंने घर पे। मैंने बोला ना कि कल कल ही बोला था मैंने कि आप का मतलब काव्यात्मक बनो। काव्यात्मक मतलब जैसे आप आपकी आत्मा को मतलब पोएटिक बना डालो। साहित्य को पढ़ो, उसके बाद कविताओं को पढ़ो। जो हमारे कबीरदास जी, तुलसीदास जी, रामचरितमानस, ये एक बहुत मधुर गीत गाते हैं आत्मा के लिए। मैंने अभी एक साहित्य की किताब उठाई, इसमें लिखा है, एक ई बुक है। जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। सर काटने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया, जब देखा हम निहत्थे मैदान में खड़े थे। तलवार पहले टूटी, फिर कट गए बाजू, और बावजूद इसके हम देर तक लड़े थे। ऊंची इमारत ऊंची इमारतों में हुआ जश्न सारी रात। हम पत्थरों पत्थरों की तरह बुनियाद में गड़े थे। फिर भी नहीं किया था हमने जमीन का सौदा। दो चार आसमां तो आसमां तो कदम पे गिरे पड़े थे। ये भी एक इगोइस्टिक पॉइंट हो गया, पोएटिक मतलब इगोइस्टिक मतलब एक पंक्ति हो गई। ये सब चीजें मैं ज्यादातर पढ़ता नहीं, और पढ़ता हूँ तो माइंड में लेता नहीं। डार्क नाइट ऑफ द सोल को आप समझ गए होंगे कि एक ऐसा भी आता है ना जीवन में। आप लोगों का मतलब इतने अभी 25 लोग हैं, और मैं आप ये तो पूरा दावे के साथ कह सकता हूँ कि हर एक आप में से हर कोई ने डार्क नाइट ऑफ द सोल को फील किया ही होगा। एक ऐसा आएगा, मतलब एक क्षण आया होगा आपके जीवन में जब आप टूट चुके होंगे, बिखर चुके होंगे, जब आपको कुछ फील ही नहीं हो रहा होगा, और मरने की भावना भी आती है डार्क नाइट ऑफ द सोल में। ये पॉइंट करना, क्योंकि मैं खुद भी ऐसा सोचा था पहले। मर क्यों नहीं जाता, क्या मिल रहा है इसमें। सर दर्द जो 7 8 साल तक, आप खुद सोचो तो जरा। मैं हर दिन रात को डर के सोता था कि सुबह उठ के मेरा सर दर्द होगा, उसके बाद सुबह से उल्टी करूंगा, रात तक खाना पीना नहीं मिलेगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा, घर घर में गाली करेंगे और मुझे स्कूल भेज देंगे जबरदस्ती। ऐसा सोचता था। ये डार्क नाइट ऑफ द सोल नहीं तो और क्या है। लाइक एक 2020 की बात है, मैं एक और एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। साल 2020, लॉकडाउन का लॉकडाउन का समय, नहीं नहीं नहीं, 2020 लॉकडाउन, हाँ, अगस्त का महीना था, साल 2020। आसमान में मतलब बारिश का महीना था, ऑब्वियसली मानसून था उस वक्त। मतलब अंधकार हो चुका था। उस शाम शाम के 5 बजे थे, और मेरे पापा ऑटो से घर आ रहे थे, किसी गांव गए थे शायद, वो एक बिजनेसमैन है ऑब्वियसली। तो गांव गए थे और घर लौट रहे थे, और उस वक्त ऑटो में 3 4 मतलब 4 लोग थे और एक ड्राइवर था। उसके बाद वो ड्राइवर एक्चुअली नशा किया था। ड्राइवर नशा किया था, और जो जंगल के रास्ते आ रहे थे ना सब, तो एक मोड़ आता है, एक टर्निंग पॉइंट आता है। जब वो ड्राइवर मतलब मुड़ता है ना, तो जिस जिस और मेरे पापा बैठे थे, तो उसी और ऑटो ऐसा गिर जाता है। पूरा का पूरा ऑटो पलट जाता है एक जंगल की ओर। पूरा का पूरा जो ऑटो था उसका कांच टूट जाता है, और जो मतलब 2 4 लोग थे वो मेरे पापा के ऊपर गिर जाते हैं। उसके बाद मेरे पापा जैसे तैसे करके खड़े होते हैं और उस ऑटो को उठाते हैं, और उसके ऊपर से उनके ऊपर से उनको कुचल के भी, मतलब वो जो लोग बच गए थे उन किसी को खरोच नहीं आई थी सिवाय मेरे पापा की। मतलब सब लोग सेफ थे, मतलब मेरे पापा सेफ नहीं थे। उनका मतलब पैर टूट गया था, और उसके बाद मतलब उनके सर से खून निकल रहा था। वो फिर भी कॉन्शियस थे, अनकॉन्शियस बिल्कुल नहीं थे। मतलब बस पीड़ा में तो थे, लेकिन ऐसा मतलब कभी वो
बेहोश नहीं हुए थे ऐसा। तो उसके बाद उस ऑटो वाले ने वो ऑटो को उठाया, उसके बाद वो हॉस्पिटल गए, उसके बाद कॉल आया, उसके बाद हम सब गए। 4 दिन तक वो एडमिट थे, कुछ नहीं हुआ उनको, अभी भी बहुत ठीक ठीक हो चुके हैं वो। तो क्या हुआ था, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उसी दिन मतलब मानो आसमान पूरा, मतलब इतना काला बादल था मैंने कभी देखा ही नहीं था। और बोलते हैं ये, मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ इसको कालाहांडी बोलते हैं, जहां पर काले बादल घनघोर आते हैं, इसीलिए इसको कालाहांडी बोला गया है इस डिस्ट्रिक्ट को। और बोलते हैं जब कालाहांडी में काला बादल मतलब छाएगा तब मोर नृत्य करते हैं यहाँ पे जंगल में। इतना काला अंधेरा बादल था, बारिश शुरू होने वाली थी और ऊपर से बिजली, और जो मतलब जो गर्जन होता है वो सुनाई दे रही थी। मतलब मेरा अंदर का जो सोल था वो पूरा मतलब कांप उठा था कि मेरे मुझे नहीं नहीं पता था कि पापा मतलब जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे। ऑब्वियसली ओवर थिंकिंग मेरा पीक में था और मैं पागलों की तरह बिहेव कर रहा था उस वक्त। मतलब घर में दो ही लोग थे, मैं मेरी मम्मी और मेरे बड़े भाई और मैं, हम मतलब 3 लोग थे और वो पापा एडमिट थे। उसके बाद एक एक ऐसी चिंता जो मन में खाई जा रही थी। 4 दिन तक मतलब मैं खुद हॉस्पिटल में उनके साथ सोया था। सुबह चाह मतलब रात भर नींद भी नहीं आती थी उस वक्त मेरे पास, मतलब फोन मैं यूज नहीं किया, मतलब फोन पकड़े हुए मुझे बस 2021 में मैंने फोन पकड़ा। उसके बाद जैसे ही मैंने फोन पकड़ा उसके बाद मैंने ये कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट कर दी कि ये ज्ञान जो मैं मतलब जो एक्सपीरियंस है जो नॉलेज है मैं लोगों को प्रोवाइड करूंगा। मतलब फोन आने के बाद भी मैं ऐसी चीजें बनाना शुरू कर दिया था। कंप्यूटर भी नहीं था मेरे पास, कंप्यूटर मैं अपने भैया का यूज करता था। अभी मेरा खुद का है, इसीलिए इतना कुछ कर पा रहा हूँ अभी। तो आप समझ सकते हो कि डार्क नाइट ऑफ द सोल कितना मतलब, एक्सीडेंट तो हुआ छोड़ो, उनका एक्सीडेंट हुआ छोड़ो, लेकिन नेचर को क्या पड़ी थी उस दिन। इतना मतलब सताया मुझको नेचर की, नेचर सताता है ये मुझे पसंद नहीं आता बिल्कुल, मतलब बहुत डर लग जाता था उस वक्त। बुरा तो हुआ छोड़ो, लेकिन नेचर इतना मतलब डार्क कर देता है माहौल को कि क्या ही बोले। जिस दिन मतलब, और एक कॉन्सिडेंस है कि या क्या कह सकते हैं पता नहीं, लेकिन जब भी हमारे परिवार में किसी बुजुर्ग की मौत होती है या किसी की भी मौत होती है तो वो डेट होता है शुक्रवार। जब भी कोई मरता है तो वो हमारे घर में शुक्रवार को ही मरता है। मेरे दादाजी भी शुक्रवार मरे थे और मेरी दादी जी भी शुक्रवार मरे थे। हमारे रिलेटिव्स जो भी मैं डेथ जो सुनता हूँ वो भी शुक्रवार को ही मरे थे। ये कोइंसिडेंस है या क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है फ्यूचर में मुझे पता चल जाएगा कि इसकी वजह क्या है आखिर। कभी मैं ये नहीं सुनता कि हमारे घर में कोई बुधवार को मरा या रविवार को मरा, जब भी सुनता हूँ शुक्रवार ही होता है वो। और मैं भी शुक्रवार को पैदा हुआ और उस दिन भी 1000 डेढ़ 1000 लोग मर गए थे मेरे पैदा होने में। मैं एक्चुअली शनिवार को पैदा हुआ था शाम के 6:15 पर, 27 मार्च 2004। मैं ब्लैक फ्राइडे को पैदा हुआ, आपको पता होगा ना? नहीं, हाँ आपको हाँ। पता नहीं होगा। 12 मार्च 1993 उसके बाद मूवी बनी। आप माइक को म्यूट रखिए क्योंकि मैं फ्लो में हूं ना, तो बहुत कुछ ऐसी जानकारी निकलेंगी लाइक आपने सुनी नहीं होंगी, इसीलिए माइक थोड़ा ऑफ ही रखिए। जब मैं बोलूंगा ना आप शुरू कर देना, क्योंकि अभी मैं बहुत डीप फ्लो में हूँ। एक मतलब एक सुकून सा अंदर से आ रहा है ना, तो सब अपने आप निकल रहा है। You continue. हाँ, तो मैं डार्क नाइट ऑफ द सोल की बात कर रहा था। और मैंने भी ऐसे लोगों को देखा है जो हर वक्त पीड़ा में, ऐसी चीजों में डूबे रहते हैं। यहाँ भी मैं एक बात देखकर शौक हो जाता हूँ कि लोग यहाँ पर कलांडी एरिया में इतना कमाते हैं, इतना करते हैं, लेकिन ये लोग क्यों आखिर स्पिरिचुअलिटी का एक मतलब जो विपासना मेडिटेशन मेडिटेशन सेंटर हो गया, योगा सेंटर हो गया, ये यहाँ पर कहीं भी मतलब मौजूद नहीं है। एक पार्क तक यहाँ पे अच्छा से नहीं बना है। लेकिन ये लोग सिनेमा हॉल हो गया या एक मतलब जो लवर्स का मतलब पार्क होता है वो हो गया, एक बेकार की चीजें ये बनाएंगे। लेकिन जो मेडिटेशन सेंटर है, योगा सेंटर है, मतलब बहुत कम ही है, लेकिन बहुत दूर है मेरे घर से, शायद 20-30 किलोमीटर दूर मौजूद है। थोड़ी ना मैं रोज जा सकता हूँ 20-30 किलोमीटर ये सब करने के लिए। ये एक बहुत बुरी चीज है कि आध्यात्मिक देश होके भी हम अध्यात्म के लिए जागृत नहीं है। मैं तो सोचा हूँ कि फ्यूचर में जब भी मतलब 5-10 साल बाद जब भी मैं
कर पाऊंगा तो एक मेडिटेशन सेंटर, एक लाइब्रेरी जहाँ पर किताबें मौजूद हो, बहुत सारी डीप किताबें रखूंगा, और उसके बाद जो समाज को मतलब फायदा पहुंचा सकती है, मैं ऐसा चाहता हूँ। लाइक जाने से पहले ये तो करूंगा ही, ऐसा सोच के रखा हूँ कि मैं लाइब्रेरी, पहले तो ये लाइब्रेरी खोलूंगा जो कि बिल्कुल फ्री ही होगी, जो मतलब किताबों मतलब लोग आके पढ़ेंगे, और उसमें बस सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर किताबें होंगी, और उसके बाद जो आध्यात्मिक ज्ञान, मेडिटेशन सेंटर, योगा सेंटर, ये सब चीजें मतलब चाहता हूँ मैं। और दुनिया में सफलता सफलता मतलब सफलता पाए लोग तो बहुत हैं, लेकिन ऐसे लोगों की जरूरत है दुनिया में जो हील कर सकते हैं दुनिया को। दलाई लामा का जो कोट था, मैं पढ़ एक एक सेकंड पढ़ देता हूँ। इस दुनिया को अब सफल 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 हुए लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इस दुनिया को आवश्यकता है तो पीस मेकर्स, जो मतलब जो शांति फैलाते हैं, जो हीलर्स हैं, जो रिस्टोरर्स हैं, मतलब जो प्रकृति को हील करेंगे, जो लोगों को हील करेंगे, स्टोरी टेलर्स हैं, और जो सबको चारों ओर प्यार फैलाएंगे। अब दुनिया को सफल हुए लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इस दुनिया को मतलब जो हील करेंगे उनकी आवश्यकता है, जिसको मैं पूरा एग्री करता हूँ। सफल हुए लोग बस फायदा तो पहुंचाते हैं समाज का थोड़ा थोड़ा, लेकिन जो रियल में फायदा है वो ये स्पिरिचुअल नॉलेज है मेरे अकॉर्डिंग, जो ज्यादातर लोग फॉलो नहीं करते। और जो रिलीजियस लोग हैं वो स्पिरिचुअल बिल्कुल नहीं है। आप ये लिख के ले लो, जो रिलीजियस हैं, मतलब हिंदुत्ववादी कह सकते हैं हम, या जो कट्टरवादी धारणा के लोग, इस्लामिक मतलब जो, उसके बाद क्रिश्चियनिटी, ये सब मतलब जो ध- धार्मिक लोग जो एक ही सत्य को मतलब चिपके हुए बैठे हैं कि हमारा ही सत्य है और बाकी सबका असत्य मतलब झूठा है। ये तो बहुत बड़ा ईगो हो गया, एक गॉड जिसके पास ईगो है कि उसके अलावा कोई एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप, एलिमेंट्स को हमने पहले दिन समझा, मतलब जो एनर्जी कैसे काम करती है, उसके बाद उसका नेचर क्या है, उसके बाद कैसे हम पांच तत्वों हमारे शरीर में मतलब ये सब भावनाएं पैदा हो रही हैं, मतलब उसके बाद ईगो कैसे जन्म लेता है, ईगो का स्वरूप क्या है, नेचर क्या है, उसके बाद डार्क नाइट ऑफ द सोल का क्या काम रहता है, आत्मा की जो अंधेरी रात होती है कैसे वो कष्ट दुख ये सब पाता है, उस बिना पाए वो तो कभी ये पा ही नहीं सकता, मतलब जो एनलाइटमेंट हो गई। और भी बहुत सारी चीजें, कॉन्सेप्ट हैं जो डे बाय डे हम सीखते जाएंगे। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये सब चीजें एंडलेस हैं बिल्कुल, मतलब जितना डीप जाओगे ये इन्फिनेट लेवल पर मौजूद है। अगर ये संसार अनंत है तो ऑब्वियसली ज्ञान भी अनंत है, आत्मा अनंत है, और शांति तो अनंत ही है। शांति शून्यता है मेरे अकॉर्डिंग। शांति अनंत, एक लिमिटेशन या नॉन लिमिटेशन बिल्कुल नहीं है, शांति शून्य है, शून्य ही शांति है, ऐसा बोल सकते हैं। देखते देखते मतलब मैं 1 घंटे से बोल रहा हूँ, अभी होने वाले हैं। मुझे टाइम का भी मतलब पता नहीं चलता जब मैं फ्लो में होता हूँ ना। अब अगर अगर आप लोग सवाल जवाब करोगे तो और 1 घंटा हो जाएगा, ऐसे ही मतलब ऐसे ही हम खुद भी ग्रो होंगे और दूसरों को भी ग्रो कराते जाएंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा, आप अपने करोगे, इससे मेरा भी ग्रो होगा और आपका भी। और आज के जो बाबाएं का कल्चर, अभी अभी एक एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ मैं। 2 दिन पहले मैं जगन्नाथ, हमारे यहाँ पे एक जगन्नाथ टेम्पल है छोटा सा, वहां से मैं गुजर रहा था और एक बाबा का कार्यक्रम चालू है जगन्नाथ टेम्पल में। जब मैं अपने दोस्त के साथ वहां से साइकिल से गुजर रहा था तो वो बाबा माइक से चिल्ला कर बोल रहा है कि हमारा एक यूट्यूब चैनल है, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ऐसा मतलब। और भी बहुत कुछ बोल रहा था जो बिल्कुल, मैं थोड़ी देर वहां पर रुका, सुन भी रहा था।
ये लोग एक्चुअली मतलब भटका रहे हैं ना समाज को। कुछ ऐसे बाबा साधु होते हैं, अगर इस संसार को चाहिए तो मतलब जिड्डू कृष्णमूर्ति जैसे लोग, ओशो जैसे लोग, रमन महर्षि जैसे लोग, निसर्गदत्ता महाराज जैसे लोग। लेकिन ये जो बाबा कल्चर है ना, जो आजकल ये आए हैं, ये मुझे नहीं लगता ये समाज को कुछ पहुंचा पाएंगे। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि ये लोग मतलब अपने पैसों से कुछ मतलब धार्मिक अनुष्ठान खोल सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। लेकिन रियलिटी में जो नॉलेज प्रोवाइड, ये सब उनके बस की बात नहीं है। क्योंकि जिड्डू कृष्णमूर्ति को मैं ज्यादा मानता हूँ, आप लोग शायद ओशो को मानते होंगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जिड्डू कृष्णमूर्ति ओशो से भी थोड़े हटके हैं। हाँ, ये बात सही कहा आपने। जड्डू कृष्णमूर्ति एक अलग ही लेवल के हैं। ओशो उनको और काफी क्रिटिसाइज करता है। हाँ, ओशो भी खुद बोले हैं ना कि जिड्डू कृष्णमूर्ति मतलब एक अलग ही लेवल के थे वो। मैंने उनके बुक्स पढ़े थे जड्डू कृष्णमूर्ति के फर्स्ट टाइम, और मैंने ओशो के भी पढ़े थे उस समय। तो मुझे जड्डू जी, कृष्णमूर्ति में वो चीज समझ में आया जो कि ओशो बोल रहे हैं, बट द थिंग इज जड्डू कृष्णमूर्ति मुझे मतलब वो मतलब उनको एक्सपीरियंस करना एक अलग लेवल का है। ओशो इज लाइक ओशो, वो फिलोसफी है जो भी है उनका, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। बट कृष्णमूर्ति समथिंग एल्स। बिल्कुल। अगर आप लोगों में से कोई भी किसी को पढ़ना चाहता है पहली बार, तो आप पहले जिड्डू कृष्णमूर्ति को ट्राई करो, उसके बाद आप जो भी करो। अगर आप इस फील्ड में हो और जिड्डू कृष्णमूर्ति की बातों को ही मतलब नहीं पढ़ोगे, तो ऐसा मतलब नहीं होगा जो आप पाना चाहते हो रियलिटी में। जड्डू कृष्णमूर्ति की कोई बुक्स बताना नाम। मैं उनकी मतलब बहुत सारी पढ़ा हूँ, लाइक बहुत ई बुक्स ही पढ़ा हूँ मैं उनका, दो चार बुक्स में और मेरे पास हैं जो फिजिकल बुक्स हैं। जो फ्रीडम मतलब था ना उनका एक, जब फ्रीडम फ्रॉम द नोन, उसके बाद द बुक ऑफ लाइफ, उसके बाद द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, उसके बाद थिंक ऑन दिस थिंग्स था शायद। हाँ, एक लिस्ट है, मैं भेज दूंगा आपको। ई बुक्स है मेरे पास। द बुक ऑफ लाइफ भी है। ऑन फियर ये बहुत अच्छी बुक थी। इंडिविजुअलिटी एंड सोसाइटी। अच्छा सोनू भाई, एक बात पूछनी थी आपसे। जी। आजकल जो हमारे समाज में जो हम मुझे सब सुन पा रहे हो, मैं मतलब हम लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं। लेकिन आपको पता है कि अब हमारे समाज में एक एक तरीके का ना वो बोलते हैं फेक मोटिवेशन है, कह सकते हो कि मतलब अगर आपने मतलब एक बोलते हैं ना कि कुछ करना है तो इससे वो करना पड़ेगा, बदला लेना। लाइक अगर आपके साथ किसी ने कुछ कर दिया तो उसको दिखाने के लिए करना, या फिर समाज के रिस्पेक्ट के लिए पागल होना। तो ये सब चीजें कितना एक हमारे लिए, हम जैसों के लिए मैटर करता है क्या, अगर हम लोग इस रास्ते पे हैं तो? पहली बात, जो हम करते हैं रियली मतलब जो भी हमने चूज किया है, लाइक मैंने चूज किया है, मैंने समाज के अकॉर्डिंग, मैंने अपने फील्ड कभी चूज नहीं किया, मेरे माता पिता के अकॉर्डिंग। और एक बात, मेरे घर में मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन सभी ने मेरे को फ्रीडम दे रखा है कि तुम जो चाहते हो वही करो। ऐसा बोले हैं मुझे बचपन, मतलब बचपन से ही इनका यही विचारधारा है कि ये जो चाहेगा वही करेगा, वो हम इसको फोर्स नहीं करेंगे। हाँ, गाइड तो करेंगे लेकिन फोर्स नहीं करेंगे, ये करेगा वो करेगा। लाइक मैं खुद सुधर गया, मतलब जो भी मैं लाइन में था। इसीलिए आप एक्चुअली क्या बोले आप? ऐसे होता है लाइक कि अभी है ना कि वो एक तरीके से अल्ट्रा मोटिवेशन चल रहा है मार्केट के अंदर, कि तुम्हें कुछ हाँ करना हाँ है ये वो, मतलब एक अलग से हर चीज का एक रीजन निकाल दिया है हाँ, एक किसी को बहुत ना। अच्छी बात आई माइंड में, जो आप बोले ना कि हर एक चीज का रीजन हम निकाल निकाल देते हैं। लाइक दूसरों के लिए, तो दूसरों के लिए मतलब आज ज्यादातर लोग जी रहे हैं किसके लिए? लाइक अगर वो जी रहे होंगे तो अपने माता पिता के लिए, या अपने मतलब समाज को दिखाने के लिए, या अपने दोस्तों को नीचा दिखाने के लिए, या कुछ जो भी वो पाना चाहते हैं ना, वो किसी को दिखाने के लिए पाना चाहते हैं। इन रियलिटी में जो हाईली स्पिरिचुअल हैं, वो कभी भी दूसरों को दिखाने के लिए या अ, दूसरों के लिए कुछ करेंगे ही नहीं। वो उनका जो सेल्फ जो स्वीकार किया है वो उसी रास्ते पे ही जाएंगे। ये सब मैं कर रहा हूँ कि दूसरों को दिखाने के लिए तो बिल्कुल नहीं कर रहा। लाइक जो वीडियोस बना रहा हूँ, उसके बाद जो मैं खुद पढ़ रहा हूँ। ज्यादातर लोग तो यहाँ के मुझे जानते भी नहीं, बाहर के आप सब जानते होंगे। लाइक मेरे उतने दोस्त भी नहीं है यहाँ पे। उसके बाद पड़ोसी लोग ज्यादातर मुझे देखते नहीं, क्योंकि मैं घर से निकलता नहीं, जब काम होता है तभी निकलता हूँ, ऐसे ही।
पड़ोसियों के साथ मेरा संबंध ही नहीं है, एक एक ये पहली बात। उसके बाद मेरे दोस्त भी नहीं है उतने। क्राउड तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, जहाँ पर भीड़ भाड़ होगी। हाँ, अगर एक फेस्टिवल हो रहा है, मतलब मान लो रथ यात्रा हो रही है, उस दिन मैं नहीं जाऊंगा जगन्नाथ मंदिर या जगन्नाथ जी को देखने। मैं उस दिन जाऊंगा जहां पर जिस दिन एक भी लोग नहीं आएंगे, ऐसा कर सकता हूँ मैं। क्राउड में बिल्कुल मुझे पसंद नहीं, शोर शराबा ये सब। क्योंकि भटकते हुए लोग जो अपना डेस्टिनेशन नहीं जानते, ऐसे लोगों के बीच रहूंगा तो ऑब्वियसली मेरा जो एनर्जी फील है, मेरा ऑरा है, इस पर इफेक्ट भी गिरेगा ना। इसीलिए मैं सोच समझ कर करता हूँ कि कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या खाना है। एक सेल्फ कंट्रोल है ना। बचपन से हाँ, घर वाले एक आदत लगा दिए थे चाय पीने की। ये एक आदत जो बचपन से, मतलब 5-6 बजे सुबह उठ जाता था, उसके बाद पापा मुझे चल घूम के आते हैं बोलते थे, और एक कप चाय पिला देते थे। ऐसा हुआ है। हेलो। जी। तो आपने डार्क नाइट ऑफ सोल बात कर रहे थे, हाँ। उस समय मुझे ना अपने हमें भी एक बचपन की बहुत ही भयानक दिन याद आ गया। जी। बहुत ही गजब दिन अभी जस्ट याद आ गया, और जो उस समय की बात याद आ गई जिस समय मुझे उतना होश भी नहीं था हर चीज, किसी भी चीज के बारे में। लाइक जैसा कि मान लीजिए ना, पहले के लोग क्या थे ना कि छोटे छोटे मड़ई टाइप के घर पर करते हुआ करता था। तो हम भी जो मेरा घर था ना, ध्यान से सुनिएगा ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि पूरे घर वाले ना एकदम सो गए थे, और हम अचानक से, मेरे बगल में एक मकान है, उसके बगल में छोटे छोटे घर सब है, मतलब मड़ई टाइप के ईंटा का, और खपरा का, पहले खपरा का हुआ करता था। राइट, जानते हैं खपरा का, हाँ जो ऊपर से रखा रहता है छोटे छोटे टुकड़ों में। हाँ हाँ हाँ, वैसा था। तो हम बाहर ही बगल में एक अथी का पेड़, अच्छा पेड़ नहीं इसे बोलते नहीं, लोग साग सब्जी उगाने के लिए छोटे छोटे बना कर रखते थे, ऊपर साग सब्जी उगता था। और उसी तरीके से अचानक से हम बैठे थे बहुत सारे, और मतलब मतलब ऐसे टाइम की याद है वो मुझे आ गया ना, जिसमें उतना मुझे ज्ञान में नहीं थे इस चीज के बारे में। और जैसे जैसे रात बीत रहा था वैसे वैसे एकदम सन्नाटा, इतना सन्नाटा हो गया। अब पता नहीं, मेरा रूम बगल में खुला है, मतलब मेरा कमरा बगल में सन्नाटा ना। खुला है। हाँ, एकदम सन्नाटा, एकदम इतना मतलब गजब का सन्नाटा हो गया था। अब उसमें क्या हुआ पता नहीं, भगवान जाने। मेरे हाँ। लगभग सारे सारे घर वाले लेट से सोते थे, ओ। मतलब 7-8 बजे के आसपास। उस दिन क्या हुआ कि जितने आसपास के आस पड़ोस के घर है ना, सब बहुत से पेड़ सो गए। मैं अचानक से बाहर ही रह गया भाई साहब। बहुत गजब का सन्नाटा था, और बगल में मेरा कमरा है, रूम है जहाँ पे मैं सोता था। मैं उस रूम तक जा नहीं पा रहा था। उसके बाद क्या हाँ, हुआ मुझे सबका कुछ नहीं मालूम। एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। हाँ, उसके बाद क्या हुआ ना हुआ मुझे याद नहीं, बस इतना सा मुझे याद आ गया। जस्ट आपने एक चीज कर रहे थे ना, और करते करते मैंने एक छोटा सा ध्यान भी कर लिया। जी, तो हम कंटिन्यू करते हैं फिर से। इससे मतलब कहने का मेरा मतलब है कि ना सच में जो डार्क नाइट होते हैं, मतलब बहुत ही भयानक होता है ये। और मेरे होता है। जीवन में मतलब एक्सपीरियंस कर लिया, मतलब ये नहीं कि और नहीं आएगा, आएगा, मैं जानता हूँ आएगा। और देखिए और जब से देखिए, मैं इस डार्क नाइट ऑफ द सोल को नॉर्मली लेने लगूंगा, तभी से मैं अपने आप को अवेयर समझूंगा कि हाँ, अभी मैं समझने लगा हूँ कि क्या है ये, जब से ये फील नहीं होगा। जानते हैं प्रकृति ऐसा क्यों करता है? मान लिया सोचिए, पूरी फैमिली थे, पूरे आसपास के लोग थे, फिर भी प्रकृति उस चीज को अनुभव करा रहा था जो मतलब मानो कि तुम्हारे आसपास कोई है ही नहीं।
हाँ हाँ, ऐसा ही फील होता है कि कोई नहीं है, बस मैं हूँ, और एक एक ऐसा डर जो खा जाता है मतलब अंदर से। सोचिए ना उस दिन सारे फैमिली चार पड़ोस के घर वगैरह आस पास के घर सब होते हैं, वो सब लेट से सोते थे। उस दिन क्या हुआ कि सारे लोग एकदम से क्रिस हो गए, लगभग लाइट से 6:30 बजे के आसपास। हम्म। गजब, मतलब इतना गजब था एक्सपीरियंस। लेकिन डर अंदर ही अंदर हमको खाया जा रहा था, तो हो क्या रहा है, मतलब ये चीज बस ये फर्स्ट टाइम है, उसके बाद दोबारा एक ऐसा नहीं। एक एक चीज मैं पढ़कर सुनाता हूँ, आप सब सुनना। द जर्नी हम्म। ऑफ द डार्क नाइट ऑफ द सोल इज वेयर वी लर्न हु वी आर विदाउट पीपल टेलिंग अस। मतलब ये चीज हमें कोई नहीं बताता कि हम कौन है। ये एक ऐसा जर्नी होता है जहाँ पर हम समझते हैं कि हम कौन हैं, और लोग हमको नहीं बोलते कि तुम कौन हो। ये भी एक साहित्य का है। इसके भी बिल्कुल। स्टेजेस होते हैं। डार्क नाइट हम्म। ऑफ द सोल के भी स्टेजेस होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, आप सब सुनना। हम्म। पहला स्टेज जो होता है डार्क नाइट ऑफ द सोल का, उसको उसमें हम फीलिंग लॉस्ट, होपलेस और कंफ्यूज, मतलब हम मतलब खो जाते हैं अपने आप में। कोई मतलब अगर लोग आसपास भी होंगे ना, तो हमको नहीं लगेगा कि कोई हमारे साथ है, मतलब अकेला ही लगेगा हमको, कोई हमारे साथ है ऐसा फीलिंग ही नहीं आएगा। स्टेज वन है जो जिसमें हम अपने आप को मतलब खोया हुआ महसूस करते हैं। और उसके बाद होपलेस मतलब होपलेस मतलब कोई आशा ही नहीं रहती किसी चीज के लिए। उसके बाद कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हो रहा है हमारे साथ। ये स्टेज वन में होता है। स्टेज टू मतलब दूसरे स्टेज में, मतलब इसके 5 स्टेज हैं। मैं आपको इसका डायग्राम भेज देता हूँ, एक सेकेंड। वैसे आज मैं नॉन स्टॉप बोला पहली बार, ऐसा लगा मुझे, क्योंकि बाकी दिन मैं इतना बोलता नहीं। मजा आ गया भाई। आप सब सुन रहे हो ना आज? हाँ, इसीलिए तो हम इतने शांत हो गए। अब बोलो, फ्लो में है ऐसा ना। रोज होगा? ऐसा रोज तो नहीं होता, कभी कभी होता है। आपका फ्लो में चले तब कंटिन्यू ही रखने का। हाँ। ओडिया ओडिया फिलोसफी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मतलब हिंदी में ही। ऑब्वियसली आप ओडिया इतनी जल्दी समझ नहीं पाओगे। आध्यात्मिक जागरण, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। पहले में तो हम बिल्कुल लॉस्ट फील करते हैं। उसके बाद मतलब जो होपलेस, मतलब कोई भी आशा नहीं रहती। उसके बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हो रहा है। पहला स्टेज होता है ये। दूसरा स्टेज मतलब मतलब जो मोह नहीं लगता, मतलब जो मोह को क्या बोलूं, मतलब इल्यूजन, मतलब सच्चाई, मतलब सच हम ये दूर हो जाता है। मोह, जो मोह होता है ना, वो दूर हो जाता है। इसको हम हिंदी में मोह भंग कह सकते हैं। मतलब जीवन में जो चीजें पहले से सहज और ठीक लगती थी, अब असंतोष, मतलब खालीपन महसूस होता है। मोह भंग को ऐसे कह सकते हैं, खालीपन महसूस होता है दूसरे स्टेज में। तीसरे स्टेज में एक इंसान खोज करने लगता है कि क्या हो रहा है, सच्चाई क्या है, अल्टीमेट ट्रूथ, मतलब क्या हो उसको। वो पहले तो अपने आप को रिसर्च करता है कि मैं क्यों लॉस्ट फील कर रहा हूँ, क्यों होपलेस फील कर रहा हूँ। उसके बाद क्यों मतलब ऐसा लग रहा है कि सब चीज है मेरे पास मेरे परिवार के लोग हैं। उसके बाद पैसे हैं, उसके बाद हर एक चीज तो है, लेकिन क्यों मतलब एक खालीपन, मतलब किसी चीज की कमी जैसी लग रही है। इसीलिए आप देखोगे ना कि जो जितने भी रिच लोग हैं, मतलब जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, उनके पास अरबों करोड़ों दौलत है, फिर भी वो क्यों एड्स करते हैं, दो चार पैसे कमाने के लिए। लाइक जो एग्जांपल दूं तो हमारे जो बीमल का जो ऐड करते हैं ना, जो शाहरुख खान, उनके पास क्या 7,000 करोड़ का एक मालिक अगर 20 30 100 करोड़ एक्स्ट्रा कमा ले तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या करेगा वो। ये लोग एक्चुअली मतलब खालीपन लगता है ना, तो सोचते हैं कि ये ऐड अगर करूंगा तो दो चार पैसे और आएंगे, तो तभी मुझे फील होगा कि हाँ मुझे कुछ मिला। ये नहीं जानते उसके पीछे क्या चल रहा है।
इसी को ही बोलते हैं मोहभंग, खालीपन। उसके बाद खोज करेगा वो व्यक्ति जो स्पिरिचुअली, मतलब जो स्पिरिचुअली अवेयर होना चाहता है, वो ऑब्वियसली खोज करेगा कि क्या हो रहा है उसके साथ। मैं क्यों होपलेस फील कर रहा हूँ, मैं क्यों कंफ्यूज हूँ, मैं क्यों खालीपन महसूस कर रहा हूँ। उसके बाद थर्ड स्टेज जो होती है वो खोज की होती है। चौथा स्टेज, इसको हम इनर वर्क यानी कि आत्म कार्य कह सकते हैं, जहाँ पर हम आत्म निरीक्षण करते हैं, मानसिक कार्य में मानसिक गतिविधियों को नजर डालते हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है। शैडो वर्क मतलब एक वर्ड सुना था मैंने, जिसमें व्यक्ति अपने छाया पक्ष, मतलब जो शैडो वर्क बचपन के अनुभवों और जो दबी हुई भावनाओं को पहचान कर उसका सामना करता है। जो गहरी भावनाएं हैं जो उसको डरा रहे होते हैं और असुरक्षित असुरक्षित महसूस करते हैं, जो पुराने घाव है, ये इनर वर्क में वो अपने आप को प्यूरिफाई करता है। हाँ, इससे याद आया, डार्क नाइट ऑफ द सोल एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, जिसमें आत्मा पवित्र होती है, कह सकते हैं हम, जब ईगो का नष्ट होता है। उसके बाद पांचवा जो आखिरी चरण होता है डार्क नाइट ऑफ द सोल का, उसमें यूनिटी यानी कि एकता का भाव आता है। ये एक्चुअली एक पुनर्जन्म कह सकते हैं। डार्क नाइट ऑफ द सोल में हमारा पुनर्जन्म होता है, एक ऐसी अवस्था जहाँ पर दिव्यता दिव्यता के साथ एक गहरे संबंध का अनुभव होता है। व्यक्ति जीवन के साथ गहरे तालमेल और समुदाय के समुदाय से प्रेरणा प्राप्त करता है। इसका डायग्राम देख सकते हैं आप, समझ सकते हैं जो हिंदी में नहीं समझ पाए होंगे। स्टेज नंबर 1, डार्क नाइट ऑफ द सोल। हवाओं को महसूस करना, पेड़ों की मतलब जो हलचल है, जड़ चेतना, जो चेतना जो जड़ है, स्लीपिंग कॉन्शियसनेस। मुझे सबसे मिष्टी मतलब जो रहस्यमय लगते हैं ना, वो पेड़ लगते हैं। कितना शांत, कितना निश्चल, आप देख सकते हो ना, वो हलते डुलते हैं हवा की वजह से। सर आप योग निद्रा के भी वीडियो सेंड कर देना, तो मैंने देखे हैं। हाँ, मैं बनाऊंगा वो, यहाँ पर लिखे मैंने हैं वो। चार दो परसों तीन चार पर, लोग के देखे यूट्यूब पे, फिर भी मुझे पता नहीं मैं राइट कर रहा हूँ कि नहीं। मुझे थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ा, लेकिन अभी तक वो इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ा जितना मुझे चाहिए, समझ लो, मतलब मेरे हाँ, सेल्फ ग्रोथ के लिए। हाँ, एक गाइड उतना भी नहीं पड़ा। होना जरूरी है ना मेडिटेशन के लिए। जो नए होते हम्म। हैं, योग निद्रा एक कॉम्प्लेक्स है ना। यहाँ पर एक शिवम एक बात लिख रहे हैं कि परसों किसी ने बताया था कि अहंकार में इंसान ज्यादा बोलता है, और सोनू भैया ने भी इसका समर्थक किया था, पर मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सोनू सोनू भैया जैसा जैसा कि आपने आज नॉनस्टॉप बोला तो क्या। नहीं नहीं, आप गलत समझे। एक्चुअली ईगो में बोलना और फ्लो में जो आत्मा की आवाज आती है, ये बोलना अलग होता है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मुझे बोलना है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं मतलब एक आनंद, मतलब परमानंद के साथ बोल रहा हूँ, मतलब फ्लो में बोल रहा हूँ। मैं जानबूझकर बोलना अहंकार होता है, मतलब दिखाना कि मेरे पास मैं सब जानता हूँ, मेरे पास ये है, ये सब, ये अहंकार में बोलना हो गया। अब जो फ्लो में, अब एक एक महर्षि बोलेगा ना, लाइक एग्जाम्पल के तौर पर, जो जिड्डू कृष्णमूर्ति, जो उनका ऑरा था, जो वॉइस था, वो जो बोलते थे वो ईगो में नहीं बोलते थे। वो सब फ्लो होता था, वो इसलिए बोलते थे क्योंकि एक दिशा मिल सके एक मानव मन को एक दिशा देने के लिए बोला जाता है। वो ईगो नहीं होता। मैं जितना जानता हूँ ना, वो सब बहुत, अभी बहुत, मतलब निचले स्तर का है, कह सकते हैं। अभी बहुत कुछ ऐसा एक्सपीरियंस गेन करना है आगे, जो अभी बाकी है। एनर्जी को चार्ज करने के लिए क्या करें, मतलब एक सवाल आया था उस दिन, किसी ने पर्सनली पूछा था कि एनर्जी को कैसे चार्ज कर सकते हैं। हाँ, आप ये कर सकते हो, जो सूर्य के सामने सुबह सुबह खड़े हो जाना, मतलब सांसें, मतलब एक ब्रीथिंग एक गिफ्ट है, बोल सकते हो आप। ब्रीथिंग, जो सांस लेना छोड़ना, बहुत लंबी गहरी सांस लेना। हेलो। मान लीजिए जिस डार्क नाइट ऑफ सोल घट गया हो चाहे घट रहा हो,
उससे क्या कहेंगे आप? घट रहा हो। मतलब डायरेक्ट नाइट ऑफ द सोल के बारे में बात की है। जिस व्यक्ति को हम्म। मतलब घट घट गया है, मतलब मान लीजिए जैसे कि आप अपने ही बताए, चाहे हम आपने ही बताए, तो उससे मतलब हाँ, क्या किसी के कहेंगे? जीवन में हो गया ऐसा बोल रहे हो क्या आप? यस यस यस, राइट। तो वो क्या करे ऐसा बोल रहे हो? मतलब एक्चुअली मतलब उसको क्या कहेंगे? मतलब घाटा तो उसको उसको क्या कहेंगे? मतलब प्रकृति उससे एक सब कुछ को हटाना चाहते हैं ना उसके लिए। उसको हटाना ही क्यों है? वो नेचुरली आता है और नेचुरली चला जाता है। मैंने कहा मतलब प्रकृति ये चाहती है ना कि मतलब कि इस दुनिया में तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं है, ऐसा फील कराना चाहती है ना प्रकृति उसे। बिल्कुल। अंकित, आप कुछ बोलना चाहते हो क्या? हाँ जी। मेरी आवाज आ रही? हाँ, क्लियर। अ, हाँ जी। ये शून्यता का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम ऐसा मान सकते हैं क्या कि मेरे मैं का कुछ बचा ही नहीं? ऐसा हो सकता है? हाँ, मतलब जहाँ पर मैं भी ना हो, जहाँ पर सेल्फ भी ना हो, जहाँ पर अवेयरनेस भी ना हो, उसी जगह, उसी को ही शून्यता कहते हैं। एक जगह नहीं है वो, ऑब्वियसली। बस इमेजिन करने के लिए बोलते हैं कि शून्यता एक जगह है। तो वो मेरे मैं को कैसे पहचाने? ईगो को, मतलब मैं को, अहंकार को ना। हाँ जी, मतलब उसको पहचाने कैसे, क्योंकि कभी कभी वो हमें पता ही नहीं चलता कि। अकॉर्डिंग टू मी, तो मैं जब इसको समझने लगा था तो पहले मैं अपने मन, अभी मैंने पहले ही बोला ना कि मैं अपने मन की गतिविधियां विधियां जो मैं करता हूँ, जो फ्लो में मतलब जो मन मेरा करवाता है, जो डिजायर्स मैं करता हूँ, ये सब एक्चुअली मैं ऑब्जर्व कर रहा था। उसके बाद धीरे धीरे मैं पता चल गया कि मैं कौन हूँ एक्चुअली, ये मैं कहाँ से अराइज होता है। अंकित, मैंने ऐसा एक एक्सपीरियंस में सुना था, अभी पता नहीं, जैसे लेट अगर आप कोई सपनों में आपको कोई करेक्टर याद आता है कि आप हो सपने में, क्या उस टाइम में आपके साथ मैं होता है क्या? सपने में मैं? मतलब हाँ, नहीं नहीं। नहीं होता ना, लेकिन चल, नहीं नहीं, मैं नहीं होता सपने में। हाँ, सपने में मैं नहीं होता, लेकिन हमारे साथ घट सब कुछ वैसा ही रहा होता है जैसे हमारे साथ यहाँ घट रहा है। तो हम लोग बिल्कुल। को, हम उस मैं को जिस तरह से फील करते हैं उसी तरह से इस मैं को फील करना है, कि हम सपने में होते हैं लेकिन हम वो नहीं होते। उसी तरह से जहाँ पे मैं यहाँ पे हूँ और वैसा नहीं हूँ, वैसा उन्होंने समझाया था कि जैसे अनकॉन्शियस माइंड में मैं का पोजीशन है, वैसे ही कॉन्शियस माइंड में भी मैं का पोजीशन हो। आप सिर्फ होना उसको चाहिए। फील, हाँ, जैसे आपको फील कर पा रहे हो, लेकिन वो आप नहीं हो। वो वाले मैं पे जाने की बात करते हैं वो। पर मान लीजिए मैं ये टच कर पा रहा हूँ, मैं फील कर पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ, मैं उसके बारे में सोच भी पा रहा हूँ, तो वो भी एक इल्यूजन ही हुआ फिर? मतलब वो हाँ, भी कुछ बचा ही वो नहीं ना? वो ऐसे बताना चाहते हैं कि जो आप ये देख रहे हो, जो ये समझ रहे हो, जो टच कर रहे हो, ये तुम्हारे सेंसेस हैं, लेकिन ये मैं तक नहीं पहुंचे हैं। आप सिर्फ फिजिकल पार्ट से उसको टच कर पा रहे हो या देख पा रहे हो, लेकिन जो आत्मा है वो वहां तक नहीं पहुंचती, मतलब उनका उसका उसका सिर्फ वो एक पार्ट है, वो नहीं है, वो सिर्फ वहीं तक नहीं है, उसके ऊपर भी है। ऐसा वो समझाना चाहते हैं, मतलब फिलोसफिकल वे में ऐसा समझाना चाहते हैं कि बिल्कुल। जैसे आप एक फिल्म देख रहे हो, फिल्म में आप करेक्टर के साथ अटैच हो जाते हो, लेकिन वो करेक्टर नहीं हो आप। उसी तरह से ये जो आप देख रहे हो ये आप नहीं हो, ये सिर्फ आपका एक बॉडी का एक पार्ट है, मतलब जिसके थ्रू आप इसको फील कर पा रहे हो, लेकिन ये मैं नहीं है। फिलोसफी वहां तक तो लेके जाना चाहती है। तो अभी जो मैं जी रहा हूँ वो भी सब झूठी है, तो फिर सच क्या है? वही बोल रहे हैं कि सच इसके ऊपर है। ये जो है, ये जो घट रहा है, ये भी उतना ही सच है जितना इसके पीछे का सच है। मतलब ये भी आपको इसी जर्नी के थ्रू ही उस ये जो आपको जो फील हो रहा है, ये भी वहीं तक है। मतलब इसको कैसे समझाऊं कि ये भी एक स्टोरी है जिसके थ्रू आप ये सबको फील करोगे, जहां समझ पाओगे ये नहीं है, वो ड्रीम में जैसे आप तो मैं एग्जिस्ट नहीं करता ना, जब आप रियलिटी में भी ऐसा फील करने लगोगे तो ईगो अपने आप मिट जाता है। चला जाएगा। इसी को जर्नी कहते हैं, इसी को वो सेल्फलेस की जर्नी की बात करते हैं, कि आप ये धीरे धीरे इस क्वेश्चन को ढूंढते ढूंढते उस वहां तक पहुंच जाओगे। एक ईसा उपनिषद का एक वर्ड है, मैं पढ़ रहा हूँ: द वाइज मैन बिहोल्ड्स ऑल बीइंग्स इन द सेल्फ एंड द सेल्फ इन ऑल बीइंग्स, फॉर दैट रीजन ही डज नॉट हेट एनीवन।
मतलब जो ज्ञानी लोग होते हैं वो हर एक मतलब जो जीव में अपने आत्मा को देखते हैं और हर एक आत्मा में हर जीव को देखते हैं, इसीलिए वो कभी किसी से हेट नहीं कर सकते। इसमें भी ईगो मतलब नहीं है, देख सकते हो आप। मतलब हर एक वस्तु में, हर एक जीवित प्राणी में अपने आप को देखना। तत्वमसि वो ही तुम हो, चार महावाक्य जो थे। तो अगर मेरे एक्चुअली मैं का कुछ वो असल में बचा नहीं, तो मैंने जिसके साथ रिश्ता रखा था, मैंने जिसके साथ संबंध बनाए, मतलब मैंने जिसके साथ मेरा रिलेशनशिप है, वो भी फिर झूठा ही हुआ ना, तो सच क्या हुआ फिर? नहीं, झूठा नहीं है, मतलब वो भी इस एक्सपीरियंस का पार्ट है। तो उसको आप ऐसे समझो ना, जो फिजिकल मतलब जो उस उनके साथ आपका संबंध फिजिकली है, इमोशनली है, जैसे और जो नहीं, जैसे मेरे फादर है, मदर है, ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, मेरे फ्रेंड्स है, तो मेरे साथ ये सब रिलेशन में है, मेरी सिस्टर है, तो वो भी सब फेक ही हुआ ना, सच क्या ये हुआ? फेक फेक नहीं, वो इस जन्म के सच्चे हैं। इल्यूजन हुआ ना वो भी? वो इस जन्म का वो आंसर है। ऐसे अगर आप बहुत सारे मुझसे जन्म है। पूछो अंकित, ऐसा अगर आप मुझसे पूछो तो मेरे लिए सब इल्यूजन ही है वो सब जो रिश्ता आपने बोला ना, मेरे लिए तो इल्यूजन ही तो फिर सच क्या है? है। रियलिटी, मैं नथिंगनेस को ही सच मानता हूँ और कुछ नहीं। मतलब अभी जो अब जब सब शांत रह गए ना, मन शांत रहेगा, जब विचार नहीं आते, जब मतलब कुछ रहता नहीं कहने के लिए, जब उसी को ही मैं नथिंगनेस मतलब एक बहुत गहरी डीप फीलिंग है जिसे मैं शब्दों में कभी बयान नहीं कर पाऊंगा। हाँ, एक कविता सुनो आप सब। कौन हूं मैं? कभी लगता है शोर हूं मैं, कभी लगता है मौन हूं मैं। ये समझ नहीं आ रहा आखिर कौन हूं मैं। कभी लगता है मुस्कुराहट हूं मैं, कभी लगता है घबराहट हूं मैं। खुद को रोज तलाशूं आखिर कौन हूं मैं। कभी लगता है मंजिल का पाने की राह हूं मैं। कभी लगता है आसमान को छूने की चाह हूं मैं। जिंदगी के सफर में ये नहीं समझ आ रहा आखिर कौन हूं मैं। ये रामधारी सिंह दिनकर का है शायद। ओशो का एक मतलब लिखा है यहाँ पे, मैं पढ़ रहा हूँ, आप सब सुनना। आदमी के पास 7 प्रकार के शरीर होते हैं। एक शरीर तो जो हम दिखाई पड़ता है, फिजिकल बॉडी या भौतिक शरीर। दूसरा शरीर जो उसके पीछे है और जिसको इथरिक बॉडी या कहें या आकाश शरीर कहते हैं। और तीसरा शरीर जो इस उसके भी पीछे होता है, जिसे एस्ट्रल बॉडी या सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और चौथा शरीर जो उसके भी पीछे होता है, उसे मेंटल बॉडी या मनस शरीर कहते हैं। और पांचवा शरीर जो उसके भी पीछे होता है, उसे स्पिरिचुअल बॉडी यानी कि आत्मिक शरीर कहते हैं। छठवां शरीर जो उसके भी पीछे होता है, उसको कॉस्मिक बॉडी यानी कि ब्रह्म शरीर कहते हैं। और सातवां शरीर जो उसके भी पीछे है, उसे निर्वाण शरीर, बॉडीलेस या शून्यता भी कहते हैं, जिसे अंतिम सत्य कहा गया है। हाँ, वो अंतिम सत्य का एहसास कैसे करें? आप डायरेक्टली वहां कूदोगे तो कैसे होगा? आप हर एक चीज को समझोगे ना, उसके बाद ही आप समझ पाओगे कि
आप अगर मुझसे पूछोगे तो कैसा कैसे होगा, आप ही खुद 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 जरा ये सोचो। आपकी जर्नी में मैं थोड़ी ना बोल सकता हूँ कि आप कैसे पाओगे वो। उसकी बस कुछ आप। मेथड्स होगी, हाँ। टेक्निक्स होगी, स्टेप्स होंगे। मेरे ख्याल से इसको पाने की 4 मेथड्स बताइए। ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग और कर्म योग। ये 4 या वेज हो गए। भगवत गीता का हो गया ये तो। हम्म। रमन महर्षि की एक और बात है यहाँ पे। All is a dream. When there is true awakening, all this sense of being disappears. Even the sense that you are the self and dissolves. श्री सद्गुरु सिद्धराम महेश्वर महाराज। मैं इनको रमन महर्षि समझ रहा था। आप तब तक इस्लाम को हेट करोगे जब तक आप सूफीज्म को नहीं समझोगे, ऐसा भी एक कोट है। सूफीज्म में एक्चुअली जो आत्मा के साथ एकाकार होना ऐसा मानते हैं वो। अल्लाह को वहां पे एक कॉस्मिक एनर्जी के रूप में देखा गया है सूफीज्म में। रूमी की कोट्स अगर आप पढ़ोगे तो आपका दिमाग ही हिल जाएगा, जो सूफी मिस्टिक थे। सच बात है, क्योंकि वो अल्लाह के प्यार में एकदम दीवाने हो जाते हैं। उनको अल्लाह के अलावा हम्म। कुछ नहीं दिखता। उनके लिए अल्लाह ताला ही सब कुछ है। तो इतना वो हेट। पागलों ये की सुनिए। तरह गाना गाते हैं इतना। अल्लाह के प्यार में, और हाँ। उनका एक्चुअली में एकदम प्योर होता है। मतलब वो ही डेडिकेटली उनके उधर उनके रिलेटेड ही गाते हैं। जैसे हम कोई कृष्ण भगवान के लिए गाएगा, कोई बुद्ध के लिए गाएंगे, कोई विष्णु भगवान के लिए गाएंगे, कोई राम भगवान के लिए गाएगा। और वहां पे वो अल्लाह के लिए गाते हैं। मतलब इतना हद ऐसा तक बोल सकते डेडिकेशन हैं कि होता है उनको। सूफीज्म ऐसा बोल सकते हैं कि सूफीज्म में भक्ति है। हाँ जी, ऐसा। हाँ हम्म। अगर आपको असली इस्लाम को जानना है या एक्चुअली में धर्म को जानना है, तो आप सूफीज्म भी एक है। मतलब क्योंकि वहाँ पे जो आपने कहा, रूमी रूमी इतनी अच्छी ब्यूटीफुल कविताएं लिखते हैं। इट्स मतलब वो डायरेक्ट ऐसा लगता है कि दिल से आई है। एंड इट इज वेरी मच कनेक्टेड टू फिलोसॉफिकल हार्ट माइंड सोल एवरीथिंग, एंड ऑल दिस थिंग रिलेटेड टू गॉड। कविता है और ये सब तो हमारे इसमें भी काफी लिखी गई है संस्कृत हाँ जी, में। हमारे इसमें भी बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी है। जैसे अभी जस्ट बताए थे, तुलसीदास एक जी की रचना हाँ, की जो तुलसीदास जी, वो भी एकदम सुंदर है। अच्छे थे। कबीर कबीर कबीरदास का। जी, हाँ, वो भी बहुत अच्छे थे। बिल्कुल। रहीम। संत तुकाराम मराठी के जो थे। हाँ, संत तुकाराम जी, वो भी अच्छे थे। आज थोड़ा अलग महसूस हो रहा है ना सबको। हाँ। पहले दिन सब लोग इतना चिल्ला रहे थे, अब धीरे धीरे सब साइलेंट हो रहे हैं। अभी शायद से थक गए होंगे इसलिए। क्योंकि आपको अभी हम आपको फील कर रहे हैं ना, इसीलिए हमारे अंदर एक अलग सा साइलेंसनेस आ रहा है, बोलने बस का मन शब्दों नहीं के कर जरिए मैं हाँ। अपना चेहरा भी नहीं दिखा रहा, बस शब्दें बोल रहा हूँ। ऐसा है ना कि ऐसा लग रहा है लाइक एक डीप साइलेंस अंदर आ गया हो और कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा। थका कोई नहीं है यहाँ पे, सब लाइक मैं अभी हूँ, मैं फ्रेशनेस फील कर रहा हूँ, एक लगता है जैसे सुबह सो के उठा हूँ। यूनाइटेड मतलब मजाक एक कर रहे थे। यूनिटी फील हो रही है। हम्म। एक्चुअली में एक डीप साइलेंस जैसा फील हो रहा है, सच बोले। ये मेडिटेशन ही है, ये हम जो अभी फील कर रहे हैं ये मेडिटेशन ही है। हम सोचते हैं कि आंख बंद करने के बाद ही मेडिटेशन होता है। लाइक
हम समझ नहीं पाए मेडिटेशन का असली डेफिनेशन। बस बैठ जाओ कहीं पे, आंख बंद कर दो, विचारों को काबू करो, हर एक चीज मेडिटेशन है। ये सारा सोशल इन्फ्लुएंसर का क्या धरा हुआ है, बेकार कर दिया सब कुछ और तो वेस्टर्न आध्यात्मिक वेस्टर्न के नाम कल्चर। पे। बहुत ज्यादा हो गया है मेडिटेशन को ना, आज धंधा धंधा तो वैसे ही बन गया है, हमारा जो स्पिरिचुअल है वो भी एक धंधा बन गया। लाइक मेडिटेशन करो बैठ के, ये करो वो करो, सारे मतलब मिलीनियर बनना है, ये करो वो करो। ये अजीब सा हो मुझे गया। एस्ट्रोलॉजी। भी मुझे भी एक चीज रियलाइज हुई कि एक्चुअली मैं मेडिटेशन तो बचपन से करता आ रहा हूँ। जैसे मैं बचपन से ही फुटबॉल खेलता आता था। जब मैं फुटबॉल खेलता था ना, उस समय बस बॉल रहती थी और गोल रहता था। उसके अलावा दुनिया भर के कोई विचार मन में नहीं आते थे, और मैं खुद तक को भूल जाता था। सारी टेंशन भूल जाता था पढ़ाई की। एक अलग ही मतलब खो जाया करता था उस चीज में। तो तो उसे मैं प्रभुपाद बोले थे ना, जब मैं पानी पी रहा होता हूँ तो सिर्फ मैं पानी ही पी रहा होता हूँ। ये भी एक मेडिटेशन है। मतलब जो काम करो उसमें पूरी तरीके से डूब जाओ, मतलब और किसी चीज का ख्याल ही नहीं होना। ये तो एक तरीके से अवेयरनेस का वो हो गया, मतलब हायर लेवल हो गया। अगर आप जो काम कर रहे हो उसको मतलब उसी को फील करो, देन इट्स अवेयरनेस हो गया एक तरीके से कोई। हाँ, अभी हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ बात ही करें, ऐसा। हम्म। और मुझे एक देखते और चीज देखते। मतलब रियलाइजेशन हुआ है कि आजकल हाँ। लोगों को जो पार्टीज में जाना, नशे करना, पार्टीज में आना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि जब वो ऐसे लाउड म्यूजिक सुनते हैं ना, तो अपने विचारों से दूर हो जाते हैं, अपनी जिंदगी की परेशानियों से दूर हो जाते हैं कुछ कुछ समय के लिए। तो इसलिए वो लोग ऐसे कॉन्सर्ट्स में जाना पसंद करते हैं कि वहां पे वो ऐसे खुद को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, परेशानियों को भूल जाते प्लेजर, एक टेम्पररी प्लेजर है। देखते देखते 11 बज जाते हैं रोज ना। पर वो टेम्पररी का भी एक लिमिट तक ही रहता है ना, फिर उस पे बाद कुछ मजा भी नहीं आता। तो फिर मतलब क्या हाँ, हुआ? वो खुद को बचपन इसलिए में। भूल जाता है क्योंकि हम ये मजा में टेम्पररी बस खाली अपने को इसमें फोकस कर देते हैं इंजॉय करने के लिए। फिर वापस से जैसे एंजॉयमेंट चला गया, वापस से शुरू हो गया ये टेंशन वो टेंशन, ये काम वो काम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा पूरा। इसीलिए तो हम्म। परमानेंट खोजना है भाई साहब। अभी अच्छा परमानेंट सुनो भाई, एक जी। आपसे पूछना था। जैसे हम लोग अभी यंगस्टर हैं, ठीक है, हम लोग को काम करना है, हमें पैसे भी क्योंकि वो हमारी जरूरत है, हम उससे भाग नहीं सकते हैं। ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नीड हमें है। कमाना भी है और जीना भी, क्योंकि वो हमारा एक नीड है। ठीक है। नीड है। और आगे भी जाने, जिसके कारण हमारे कई सारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, बहुत बहुत कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो मतलब आप इस चीज को कैसे हैंडल करते हो, क्योंकि आप भी हमारी हमारी उम्र के हो। मतलब आप कोई काम कर रहे हो, किस तरीके से इसको कर रहे हो, मतलब क्या आप एक्सेप्टेशन करते हो, मतलब आपका उससे कुछ लाइक उम्मीद होती है या कुछ ऐसा होता है कि नहीं, जिससे उम्मीद नहीं अगर होती। मनी कोई इज ए काम आप। टूल टू सर्वाइव, ये मैं फिट कर दिया हूँ। बस ये सरवाइव करने के लिए एक जरिया है जो टेम्पररी है, ऐसा। अच्छा, मतलब हम मतलब। लोग, हम्म। मतलब अगर जो। हम लोग कोई काम, बोलिए बोलिए। सॉरी, मतलब हम लोग अगर कोई काम कर रहे हैं, लाइक कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, मैं भी कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, कुछ भी एक्स वाई जेड कर रहा हूँ, तो उस सिचुएशन में हमें कैसे करना चाहिए? लाइक एक हमारा गोल होता है कि भाई हम आज 10,000 कमा रहे हैं, तो हमारा एक महीने का अब 1 लाख पे पहुंचना है। तो क्या ये सब करना सही है या गलत है, ये क्या है, ये फिर हमें इस चीज को छोड़ देना चाहिए, हमें बस ये काम पे एक्चुअली फोकस आपके। करना चाहिए? हाँ, ये गुड क्वेश्चन है कि ये एक्चुअली नीड पर डिपेंड करता है कि आपकी नीड कितनी है। आपके डिजायर पर नहीं होना चाहिए, नीड पर। आप समझो ना, पहले नीड और डिजायर के बीच जब आप डिफरेंस समझोगे तब आप समझ पाओगे। लाइक जब मैं इनकम करता हूँ ना, तो ज्यादातर मैं एआई पे ज्यादा खर्च करता हूँ, क्योंकि ये एक नीड है। अगर मैं अच्छे से नहीं बनाऊंगा तो लोग ऑब्वियसली अट्रैक्ट नहीं होंगे, इसको डीपली समझ नहीं पाएंगे। मेरे वीडियोस को डीप बनाने के लिए मैं एआई टूल्स का सहारा लेता हूँ। जो इमेज जनरेशन, आप जो इमेजेस देखते हो, वो इमेजेस उसके बहुत बाद। अच्छी लगती है। हाँ, इसीलिए इसीलिए आप अट्रैक्ट होते हो ना, कि समझ पाते हो अच्छे से एक चीज को।
उसके बाद मैंने पर्सनल पीसी लिया। पीसी क्यों लिया? क्योंकि मैं इन चीज़ों को और डीपली समझना मतलब फैलाना चाहता हूँ। उसके बाद मेरी नीड ये भी है कि मैं जो मतलब जो स्प्रेड करना चाहता हूँ चारों ओर, जो योगा सेंटर ये सब, ये इच्छाएं नहीं कह सकते, मतलब मतलब एक पर्पस ही मेरा फील होता है कि ये एक पर्पस है, जो योगा सेंटर, मेडिटेशन सेंटर, लोग जो आनंद ले सकते हैं इन चीजों का। नीड और डिजायर को जब आप समझोगे तो ये क्लियर हो जाएगा आपके माइंड से। मतलब हम अगर किसी काम को एक पर्पस से जोड़ दे तो वो काम हमें काम नहीं लगेगा, तो फिर अगर काम हमें काम नहीं लगेगा तो हमें टेंशन भी नहीं रहेगा, ऐसा? मतलब मतलब हम इंजॉय करके भी कर पाएंगे, तो हमें इंजॉय के लिए करने के लिए बार बार हर जगह पे भटकना नहीं पड़ेगा। मतलब हम हम्म। किसी काम को अगर पर्पस से जोड़ देते हैं तो वो पर्पस हमारा काम नहीं रहता, वो पर्पस हमें लेकिन कुछ लेकिन वो इंजॉय पर्पस, डिमेंड हाँ देता है। लेकिन वो पर्पस आपके डिजायर के साथ नहीं जुड़ा होना चाहिए। नहीं तो वो डिजायर अच्छा। और बढ़ता जाए, नहीं तो वो डिजायर और बढ़ता जाएगा। हम्म। तो फिर काम भी लाइक ऐसा आप, होना चाहिए जो बस खाली नीड ही फुलफिल करे। ऐसा। मतलब आप ये कह रहे हो कि हमें कंज्यूमर नहीं बनना है, लाइक जिससे हर चीज को कंज्यूम करने की आदत हो गई है ना, कि जिसको भी देखो बस भोगने की इच्छा हो, मतलब भोगने की इच्छा हो। और एक सही, जैसे आपका जब आप जो चीज कर रहे हो ये एक तरीके से होगा कि आपका जो पर्पस है वो ऑटोमेटिकली आप स्प्रेड कर रहे हो सही चीज, जो टूल्स आपको मिल रहा है उस टूल्स को यूज करके आप समाज में एक क्रांति पैदा कर रहे हो, कि आप चाह रहे हो कि लोगों तक एक सही ज्ञान पहुंचे। मतलब हाँ एक तरह बिल्कुल। से ये है कि आप जो जो चीजें रिसोर्सेस है उसका इस्तेमाल सही तरीके से करो। और उसी कई हाँ लोग उसी रिसोर्सेज का इस्तेमाल अपने पर्सनल कंज्यूम करने के लिए, लाइक दिखावा करने के लिए, या लाइक एक अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए समाज में उसका यूज करते हैं। हाँ ऐसा। ऐसा है ना? आई हम्म। अंडरस्टैंड। इस पर तो लंबी चर्चाएं हो सकती हैं। नहीं नहीं और कीजिए। हमें एक्चुअली में ऐसे क्रांति की बहुत जरूरत है जिसमें सही ज्ञान हो, क्योंकि आजकल सब भटका ही रहे हैं हमें। नहीं, अगर आप पहले कुछ तो आप ऐसा। पहले तो आप हाँ उस जी। इंस्टाग्राम से दूर रहिए जो सिग्मा बिग्मा वो है ना, इस सब से दूर ही रहिए। ब्रेन वॉश करा देता है ये सब। खतरनाक मेरा एक तरीके दोस्त से। है जो ऐसी ऐसी चीजें ही मतलब इंस्ट व्हाट्सएप पर भेजता है ऐसी चीजें। ये स्टेटस में मतलब 4 साल होने वाले हैं, अच्छे से स्टेटस नहीं दिया मैं। कि 24 घंटे की चीज को कौन कितने दिन याद रखेगा, ऐसा सोचता हूँ। हाँ। नस्वरता जो हो गया, आप एक वर्ड बोल दोगे ना, जो नस्वरता, अनंतता, एक वर्ड पकड़ पकड़ कर मैं 1 घंटा भी बात कर सकता हूँ। लाइक मैं, मेरा नेचर ही है मतलब ऐसा बोलना। मतलब अब ऑटोमेटिकली कहाँ से विचार आ जाते हैं पता नहीं चलता। डिबेट कंपटीशन ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो होता है ना कॉलेजेस में टीचर्स के साथ मतलब डिस्कस करना। शायद से वो, जैसे आपने सही कहा, वो एक्चुअली में एक आपका फ्लो जैसा ही है। कभी कभी हम हमें लगता हाँ, है कि हम ये सब करते हैं, पर एक्चुअली में हम नहीं करते, हम बस खाली एक माध्यम बन जाते हैं। पर एक हायर आप पावर जो कर कंट्रोल रहे कर हो, रहा है। हाँ हम्म। जी, मतलब वो हायर पावर से आपको ये सारी मतलब अच्छी अच्छी चीजें मिल रही हो, और ये सारी अच्छी चीजें आप लोगों से डिस्कस कर रहे हो और लोगों को अवेयर करना चाहते हो, ऐसा। हाँ, अगर आप एक वर्ड बोलोगे तो आपको उस पर रिसर्च करना पड़ेगा, उसके बाद उसको थोड़ा बहुत मतलब आधा घंटा भी सोचना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि क्या बोलना है। लेकिन जब फ्लो होता है ना तो ऑटोमेटिकली कहाँ से नेचर विचार दे देता है ये पता नहीं चलता। बिल्कुल। वो ऐसे माइंड को ऐसे फ्लो स्टेट में कैसे लाए? वो इसका कोई मतलब बस खाली मेडिटेशन ही करना है बस, वो नहीं तो नहीं, फ्लो स्टेट आ मेडिटेशन जाता है? बिना बिना मेडिटेशन के भी हो सकता है ना। एक्चुअली ना मतलब ये शांत। सब चीजें ना एक्सपीरियंस होता है, वो उन्होंने वो उनके लाइफ में उन चीजों को उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, जो वो धीरे धीरे अपने आप ऑटोमेटिक है। किसी भी चीज को हम कभी भी जीवन में जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर आप सोनू जी बोल रहे हैं फ्लो स्टेट में, तो हम उसको मेडिटेशन करें कुछ भी करके नहीं, वो ऑटोमेटिकली अपने आप जनरेट होगा जब हम
हर चीज को समझते हो जाएंगे। इन्होंने अपने हर एक चीजों को समझा है, उसको जाना है, तो आज वो एक लेवल पहुंचे जहाँ पे वो ऑटोमेटिकली चीजें हो रहा है, उनका प्रकृति हेल्प कर रहा है, यूनिवर्स हेल्प कर रहा है उनको हर चीज में, आई थिंक। ऐसा हो सकता है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन कई लोग कॉस्मिक चाइल्ड क्या क्या बोलते हैं पता नहीं। If your eyeballs move, this means that you are thinking or about to start thinking. If you don't want to be thinking at this particular moment, try to keep your eyeballs still. मतलब अगर आपकी आंखें जो मतलब जो आईबॉल्स है वो अगर मूव कर रहा है तो आप समझना कि आप सोच रहे हो या सोचने वाले हो। लेकिन जो कुछ एक बहुत बड़े मेडिटेटर थे उनका मतलब इमेज भी आपको भेजूंगा। वो मेडिटेशन करते वक्त अपने आंखों को ऊपर की ओर कर देते थे, मतलब एक एक जगह पर स्टिल कर देते थे। इसका मतलब वो एक बहुत डीप प्रैक्टिस कर किया करते थे। वो जो आईबॉल की आपने बात कही, आईबॉल स्टिल तो हम ये त्राटक योगा योगा में भी करते हैं ना, मतलब हम ये एक लाइट पे ही हम हमारी अल्टीमेट फोकस करने की वहां भी कोशिश स्टिल, करते हैं। हाँ वहां भी स्टिल ही रहता है। Sorry। 11 बज गए, एंड कर देंगे आज। कल भी एक नाइट नाइट मतलब मुझे लगा आज थोड़ा छोटा लगा, मतलब देखते देखते 2 घंटे। रियली मुझे लगा अभी बोलते हुए मुझे बस 30 मिनट्स में ऐसा फील हुआ था। हमें तो पता ही नहीं चला कि कब टाइम निकल गया। बहुत लोग अच्छा। चले भी गए, मैं अभी देख रहा हूँ। अच्छा, क्या ये टाइम एग्जिस्ट करता है या ये भी एक इल्यूजन ही है हमारे, मतलब हमारे हिसाब से? क्योंकि एक जब हम कुछ, अभी हम आपके साथ जब हमारे मन के हिसाब से चीज चल रहा होता है, या फिर हम ऐसे जगह जैसे, कैसे अगर हम मान सकते हैं किसी अपने गर्लफ्रेंड वगैरह के साथ जब बात करते हैं कैसे, तो वहाँ पे टाइम चीजें खत्म हो जाता है। जैसे अभी हम बात बहुत कर रहे थे, ज्यादा। यहाँ पे टाइम का पता नहीं चलता है, और जब हम इस चीज से बाहर आते हैं तो हमें टाइम का एहसास होता है। तो मुझे लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से इल्यूजन ही है, टाइम भी। हाँ लेकिन आप इस चीज को नकार नहीं सकते कि एक ऐसी ऊर्जा है जो मतलब समय कहें टाइम कहें जो भी कहें, लेकिन हर एक चीज को खत्म कर रही है ना। तो ये हाँ, ये बात। ये नश्वरता, ये टाइम मतलब, लेकिन इंसान ने इसको टाइम कंसिडर किया है। जो टाइम खत्म करता है सब चीज को, इसको हम काल कह सकते हैं, टाइम नहीं। काल और टाइम मुझे लगता है डिफरेंट है टोटली। तो काल सबको हाँ, खत्म करता है, टाइम खत्म नहीं करती। टाइम एक ह्यूमन माइंड से मतलब बनाया हुआ एक चीज कह सकते हैं हम। हाँ, जनरेटेड है वो एक्चुअल में। हाँ, काल हम्म। मतलब टेंसिस, टेंसिस होता है, टाइम मतलब समय। तो हाँ बराबर ऐसा। है, डिफरेंस है, मतलब दोनों में अंतर तो है। पर हम समय को हर वक्त काल से जोड़ देते हैं, वो फिर दिक्कत आ जाती है। हाँ जो स्कॉलर्स लोग थे ना वो यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े, उन लोगों ने काल को टाइम में जुड़वा दिया। मुझे नहीं लगता टाइम काल सेम है। बहुत कुछ ना, ये जो बड़े बड़े लोग जो पैदा हुए हैं इन्होंने बहुत कुछ बर्बाद कर दिया हमारी चीजों में, बहुत सारी चीज। किसी के कॉन्सेप्ट को और किसी में जोड़ दिया, क्या क्या कर दिया पता नहीं। और वो सही गंदी तरीके से है। ओके। हाँ शायद मुझे अब एंड कर देना चाहिए, 11 भी बज गए, हाँ, कल हम फिर से मिलेंगे। जरूर जरूर जरूर। मेडिटेशन तो यही हो गया, और मेडिटेशन शायद मुझे नहीं और हम नहीं करना चाहिए अभी हमें, क्योंकि मुझे लगता है यही मेडिटेशन था। बहुत गहरा था ये। वही तो। इसकी रिकॉर्डिंग मैं जल्द ही भेज दूंगा फिर से। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि ओके। सबको। प्रणाम। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सबको। कल टेक मिलते केयर, हैं गुड फिर। नाइट। ठीक गुड है, ठीक नाइट। है। हाँ जी। गुड नाइट। बिल्कुल।